बाकी मर्द बीवी के घर ना होने पर दारू पीते हैं, पर मैं एक्साइटमेंट में सब्जी खरीद कर खाना बना रहा था, एक बड़ा सीक्रेट प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। पर मुझे क्या पता था कि घर में 380 कैमरास लगे हैं और मेरी वाइफ मिलियंस नेटिजन्स के साथ मुझे लाइव देख रही है। मुझे एक्साइटेड कॉल करते देख नेटिजन्स पागल हो गए। ये सीन तो उनका देखा हुआ था, बाली घर पे नहीं, मतलब दोस्तों के साथ पार्टी। शन्यूचो का चेहरा टेंशन से भर गया क्योंकि शादी के बाद मैंने अपनी सारी सोशल लाइफ कट ऑफ कर दी थी। तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर मेरा नाम देखकर उसने राहत की सांस लिया और होस्ट को शांत रहने का इशारा किया। हेलो बीवी, 11:30 बज गए, तुम अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। शेन योचू ने तुरंत जवाब दिया। आज ओवर टाइम है, मैं वापस नहीं आऊंगी, तुम खुद खा लो। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया, ठीक है तो तुम कंफर्म वापस नहीं आ रही ना? मेरा ये अजीब रिएक्शन देखकर शन्योचू अलर्ट हो गई। क्या सच में इस बंदे के दिमाग में कुछ चल रहा है? उसने फिर से कंफर्म किया, हाँ ओवर टाइम है, बहुत बिजी हूँ, तुम खा लेना। पर मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने एक और लाइन जोड़ दी, तो फिर वापस आने से पहले मुझे कॉल जरूर करना। इतना बोलकर मैंने सीधे कॉल कट कर दिया। अगले ही सेकंड लाइव स्ट्रीम में सन्नाटा छा गया। कुछ तो गड़बड़ है, 100% कुछ गड़बड़ है। 3-4 बार कंफर्म करना कि ये वाइफ नहीं आएगी। ये लड़का पक्का कोई बड़ा एक्शन अजीब हो गया। उसने दिलासा देते हुए कहा, शन जी शायद आपके हस्बैंड बस थोड़े अपसेट हैं। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्क्रीन पर मैं खुशी के मारे 3 फुट हवा में उछल पड़ा और फिर बेशर्मों की तरह कमर मटकाते हुए फुल एनर्जी में गाने लगा। शेन योचू के होंठ गुस्से से कांपने लगे और होस्ट बिंगबिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? उसने ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए पूछा, शेन जी कहीं आपका खाना इतना बुरा तो नहीं कि आपके हस्बैंड इतना एक्साइटेड है? शेन योचू की आंखों से आग बरस रही थी और वो स्क्रीन को घूर रही थी। इस कमीने को तो मैं घर जाकर देखूंगी। पर मुझे कहाँ पता था कि मेरा पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। मैं बड़े आराम से सोफा पर फैलकर लेट गया और अपना फोन उठाकर एक और नंबर डायल कर दिया। लाइव स्ट्रीम में बवाल मच गया। देखो मैंने कहा था ना, ये कॉल पक्का किसी लड़कियों की है। मुझे यकीन नहीं कि दुनिया में कोई मर्द शरीफ होता है। तभी फोन से मेरी आवाज सुनाई दी। अभी जो लोकेशन भेजी देखी क्या? देख ली ना? बस तो फिर जल्दी आ जाओ, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। फोन के उस पार क्या बात हुई कुछ सुनाई नहीं दिया, पर कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद मेरे चेहरे का वो एक्साइटेड एक्सप्रेशन, उसे कोई झुठला नहीं सकता था। लाइव स्ट्रीम में फिर से सन्नाटा छा गया। ये कॉल बहुत सस्पिशियस था। शन यूचू को अब इस शो में आने पर पछतावा हो रहा था। पहली बार उसे पता चला कि मेरी पीठ पीछे इतने सारे सीक्रेट्स हैं। उसने किसे जल्दी आने को कहा और उसे किस बात का वेट नहीं हुआ। अगर लाखों नेटिजन सामने न होते तो वो अब तक घर पहुंचकर मेरा काम तमाम कर चुकी होती। थोड़ी देर की शांति के बाद कमेंट सेक्शन फट पड़ा। होस्ट बिंगबिंग ने गुस्से से लाल हो चुकी शेन योचू, शेन जी रिलैक्स रहिए, पहले देखते हैं कि सीन क्या है। शेन योचू ने बस चुपचाप अपना सिर हिलाया। अगर मैं सच में चीटिंग कर रहा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फेस कैसे करेगी। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। और तभी डोरबेल बज उठी। सबकी नजरें स्क्रीन पर जम गईं। मैं भागता हुआ दरवाजे तक गया और झटके से दरवाजा खोला। बाहर कैजुअल कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत वो अंदर आ गई। उस पल शेन योचू का दिमाग सुन्न पड़ गया। सब खत्म, ये सच में चीटिंग कर रहा है। तभी तो बार बार कंफर्म कर रहा था कि वाइफ घर पर नहीं है। उस कमीने इंसान को लेकर लाइव चैट में गालियों की बाढ़ आ गई। शेन योचू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और वो स्क्रीन को घूर रही थी। पर तभी उस खूबसूरत लड़की ने अचानक कहा, मिस्टर ये रही आपकी ऑर्डर की हुई सब्जियां, टोफू और चिकन ब्रेस्ट, टोटल 73 बक्स हुए। मैंने बैग लिया और तुरंत स्कैन करके पेमेंट कर दी। अगर कोई और सब्जी चाहिए हो तो रीचार्ज कर देना, मैं चलती हूँ। लड़की मुड़ी और चली गई। दरवाजा बंद होते ही शन योचू ने एक गहरी राहत की सांस ली। पर अगले ही पल एक नया डाउट पैदा हो गया। उसने सब्जियां क्यों खरीदी? शादी के 3 साल में उसे कुकिंग का सी भी नहीं आता था। होस्ट बिंगबिंग ने हंसते हुए माहौल हल्का किया और कमेंट्स का रुख भी पलट गया। देखा, तुम लोग खामखा उस बेचारे पर शक कर रहे थे। अभी कौन स्पैम कर रहा था कि वो चीटिंग कर रहा है? सच सामने था, वो बस ग्रोसरीज खरीद रहा था। पर तभी किसी ने क्वेश्चन उठाया, जब उसे कुकिंग नहीं आती तो सब्जियां क्यों ली? मुझे याद है शनजी ने कहा था कि उनका हस्बैंड तो अंडे भी जला देता है। अब शन योचो को एक और सीरियस प्रॉब्लम याद आई। मैंने तो उसे घर से निकलते हुए सिर्फ 50 बक्स दिए थे। उसके पास 70 से ज्यादा पेमेंट करने के पैसे कहाँ से आए? पक्का इसने सीक्रेट फंड्स छुपा रखे हैं। बिंगबिंग ने हंसते हुए कहा, लगता है वो आपको बहुत मिस कर रहा है। रात का डिनर रेडी रख छोड़ा है ताकि आप आकर बना सके। शन योचो ने सिर हिलाया। टोफू मुझसे अच्छा नहीं बनता। पता नहीं वो क्या खाना चाहता है। दोनों बातें ही कर रही थी कि स्क्रीन पर मैंने एक शॉकिंग हरकत कर दी। मैं सीधा बैग लेकर किचन में घुसा, स्लीव्स रोल अप की और एक चॉपर निकाल लिया। क्या वो कुकिंग करने वाला है? बिंगबिंग ने हैरानी से पूछा। शन जी, क्या आपके हस्बैंड कुक कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। शन योचू पूरी तरह कंफ्यूज थी। शादी के 3 सालों में वो अंडे तक जला देता है। बिंगबिंग ने गेस किया, शायद वो आपको सरप्राइज देने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हो। कमेंट्स भी सपोर्ट में आ गए, कितना अच्छा हस्बैंड है। वाइफ के पीछे छुपकर कुकिंग स्किल्स प्रैक्टिस कर रहा है। टोफू से स्टार्ट कर रहा है, मतलब बेसिक से सीख रहा होगा। और तभी शेफ आईडी वाले यूजर ने कमेंट किया, वेट, मुझे ये इंग्रेडिएंट्स कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, स्क्रीन पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्टली लाइनअप कर दिए। जो लोग कुकिंग की नॉलेज रखते थे उनका दिमाग उड़ गया। ओह शिट, मुझे याद आ गया, ये तो वेंसी टोफू के इंग्रेडिएंट्स हैं। स्टेट बैंक्वेट की टॉप 10 डिशेस में से एक वेंसी टोफू। सच में क्या वो स्टेट बैंक्वेट डिश बनाने वाला है? बैकस्टेज स्टाफ ने तुरंत बिंगबिंग को इन्फॉर्मेशन पास की। बिंगबिंग की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या स्टेट बैंक्वेट डिश? शन योचू भी शौक में थी। बिंगबिंग ने एक्सप्लेन किया, इस डिश के लिए एक्सट्रीम लाइफ स्किल्स चाहिए। ये नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है। शन योचू और भी ज्यादा सुनना पड़ गई। उसे यकीन नहीं था कि मैं ये डिश बना सकता हूँ। आखिरकार मैं वो इंसान था जो आलू के पतले स्लाइसेस को भी फ्रेंच फ्राइज जितना, ये आखिरकार क्या रहा है?
जब सब कंफ्यूज थे कि मैं क्या खिचड़ी पका रहा हूँ, मैंने एक हाथ से नाइफ स्टैंड से चॉपर खींच लिया। उस सेकंड शन योचू का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। लग रहा था कि मैं सच में कुकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। बिंग बिंग मजाक में बोली, शन जी पहली बार अपने हस्बैंड को कुक करते देख रही है ना? जब वो सीख जाएंगे तो आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। पर तभी डायरेक्टर ने अचानक एक एक्सपर्ट को स्टेज पर भेज दिया, एक छोटे कद का मोटा आदमी। बिंग बिंग तुरंत उसकी तरफ घूमी। ब्रदर लियो, क्या आप वेंसी टोफू के बारे में जानते हैं? लियो डोंग ने सिर हिलाया और फिर नामे भी हिलाया। जानता हूं पर कभी बनाया नहीं। मेरी नाइफ स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। मेरे मास्टर ने इसे बनाया था, उसने याद करते हुए कहा। इस डिश का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेन चीज है नाइफ स्किल्स। इस लड़के ने प्रैक्टिस करने के लिए ये डिश चुनी है, ये कोई स्मार्ट चॉइस नहीं है। उसके बोलते ही स्क्रीन पर मैं एक्शन में आ गया। मैंने सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबलने रखा और फिर चॉपर उठाया। फर्स्ट स्टेप, मशरूम की डंठल हटाना। लियो डोंग ने तुरंत कमेंट किया, लगता है इसने अपना होमवर्क किया है। सारे मटेरियल्स जूलियन कट होने चाहिए और टोफू और मशरूम को ब्लांच करना होता है। इसने पहले पानी उबाला, कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही मैंने मशरूम काटना शुरू किया पूरा स्टूडियो सन्न रह गया। स्पीड इतनी तेज थी कि चॉपर और चॉपिंग बोर्ड के टकराने की आवाज मिलकर एक कंटिन्यूअस साउंड बन गई थी। लियो डोंग वही का वही स्टैचू बन गया। एक शेफ होने के नाते उसे बहुत अच्छे से पता था कि इसका मतलब क्या है। डायरेक्टर भी होश में आया और पागलों की तरह चिल्लाया, क्विक कैमरा एडजस्ट करो, स्क्रीन जूम इन करो। और जब तक स्क्रीन जूम हुई मैं काटना खत्म कर चुका था। मुश्किल से कुछ सेकंड्स लगे। कैसे काटा? कहीं आंख बंद करके कीमा तो नहीं बना दिया? वेंसी टोफू को तो एकदम पतले थ्रेड्स में काटना होता है, पर जब कैमरा बोर्ड पर फोकस हुआ सबके होश उड़ गए। हाई डेफिनेशन कैमरा के नीचे मशरूम्स एकदम फाइन सिल्क थ्रेड्स में कटे हुए थे, हर थ्रेड बिल्कुल परफेक्ट और सेम थिकनेस का। ओह शिट, किसी ने देखा अभी क्या हुआ? ये स्पीड, मेरे सालों का एक्सपीरियंस बेकार है। मशरूम इतने नाजुक होते हैं, उसने ऐसे कैसे काट दिया? क्या ये वही लूजर है जो अंडे भी जला देता था? स्टेज पर बिंग बिंग और शन योचू भी पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी। ये नाइफ स्किल्स देखकर कोई बेवकूफ भी बता सकता था कि लेवल कितना प्रो है। दोनों ने चौंक कर लियो डोंग की तरफ देखा। ब्रदर लियो, जरा एक्सप्लेन करेंगे? लियो डोंग का चेहरा बहुत अजीब हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली। मशरूम्स काटना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत क्रिस्पी होते हैं। उन्हें थ्रेड्स में काटने के लिए स्पीड, एक्यूरेसी और पावर चाहिए। मैंने वो क्लिप ध्यान से नहीं देखी, पर फाइनल प्रोडक्ट देखकर मैं कह सकता हूँ बिना 10 साल की प्रैक्टिस के कोई ये नहीं कर सकता। लियो डोंग आंखें छोटी करके स्क्रीन को घूर रहा था। शिट, कैमरा थोड़ा दूर है, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा कि वो थ्रेड्स कितने पतले हैं। और तभी जैसे मैंने उसके मन की बात सुन ली हो, मैंने बड़े आराम से मशरूम थ्रेड्स किए और उन्हें अपनी आंखों के सामने ले आया। कैमरा ने तुरंत फोकस लॉक किया। वो मशरूम थ्रेड्स बिल्कुल बालों जितने बारीक थे। लियो डोंग की सांसें अटक गईं और चेहरा शॉक से भर गया। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। 10 साल की प्रैक्टिस से भी कोई इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए कम से कम 20 साल की नाइफ स्किल्स चाहिए, वो भी मास्टर शेफ लेवल की। और सबसे ज्यादा जलाने वाली बात तो ये थी कि मैंने चेक करने के बाद सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया और खुद से कहा, नॉट बैड। स्किल्स अभी भी वैसी ही है। बिंग बिंग जैसी टॉप होस्ट के भी इस वक्त होश फाख्ता हो चुके थे और सामने बैठी शिन योचू के दिमाग में तो तूफान आ गया था। मेरी असलियत को लेकर उसका पूरा इल्यूजन टूट चुका था। शादी के 3 साल, मैं 3 साल से पागलों की तरह खाना बना रही हूँ और ये कमीना एक हिडन मास्टर शेफ है। बिंग बिंग ने बहुत मुश्किल से दिलासा दिया शन जी, शायद, और अपने अंदर के तूफान को शांत किया। स्क्रीन पर मैंने कटे हुए मशरूम्स को एक तरफ रखा और बैम्बू शूट्स काटना शुरू किया। मूवमेंट्स बिल्कुल सेम थी, पर इस बार कैमरा पहले से रेडी था और फोकस क्रिस्टल क्लियर था। मेरे हाथों में चॉपर इतना फास्ट था कि ब्लर हो रहा था, बिल्कुल एक बिजली की तरह। कुछ ही सेकंड्स में मैंने बैम्बू शूट्स भी काट दिए। बैम्बू शूट थ्रेड्स भी बिल्कुल बालों जैसे पतले थे। लियो डोंग ने तुरंत एक्सप्लेन किया, बैम्बू शूट्स बहुत टफ होते हैं और उनके फाइबर्स क्लियर होते हैं। इन्हें काटना मशरूम से कम मुश्किल नहीं है। इस परफेक्शन तक काटने का सिर्फ एक ही मतलब है कि शेफ को इंग्रेडिएंट्स की मास्टर लेवल नॉलेज है। तुम्हारा हस्बैंड कोई किचन डिजास्टर नहीं है, बल्कि एलीट नाइफ स्किल्स वाला एक मास्टर शेफ है। शन योचू की धड़कनें तेज हो गईं और सामने बैठी बिंग बिंग तो पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी। शो के 3 एपिसोड्स में ऐसा केस पहली बार सामने आया था। अगर यह सच में एक मास्टर शेफ है तो उसने अपना सीक्रेट बहुत गहराई से छुपाया था। नेटिजन्स भी पागल हो चुके थे। ओह शिट, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं इन नाइफ स्किल्स के आगे घुटने टेकता हूँ। सिर्फ 20 साल, मैं 30 साल से हेड शेफ हूँ और मैं भी इस लेवल का कट नहीं मार सकता। बिंग बिंग ने एनालिसिस दिया, हो सकता है आपसे मिलने से पहले वो कुछ सालों के लिए शेफ रहा हो। शन योचू ने उसे अजीब नजरों से देखा। कुछ सालों में कोई इस लेवल तक पहुंच सकता है, क्या तुम्हें यकीन है? तभी लियो डोंग फिर से बोला, वेट, वेंसी टोफू का मेन टेस्ट है टोफू। टोफू को थ्रेड्स में काटना वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। उसके कहते ही बर्तन का पानी उबलने लगा। मैंने एग्जैक्ट टाइमिंग पकड़ी, टोफू का एक बड़ा ब्लॉक सामने रखा और सुपर फास्ट स्पीड में काटना शुरू किया। वही फेमिलियर सीन फिर से प्ले हुआ। बस स्पीड थोड़ी स्लो थी, लेकिन फिर भी सिर्फ 30 सेकंड्स लगे। कटिंग के बाद बोर्ड पर रखा टोफू किसी मडी पेस्ट जैसा लग रहा था, इतना बारीक कि उसकी शेप ही समझ नहीं आ रही थी। शन योचू ने तुरंत लियो डोंग की तरफ देखा। ब्रदर लियो, इस लेवल तक पहुंचने में कितने साल लगते हैं? लियो डोंग ने सिर हिलाया, ऐसे पता नहीं चलेगा, इसे पानी में डालना होगा। वो बोल ही रहा था कि मैंने बोर्ड से सारा टोफू पानी में डाल दिया। अगले पल जैसे आसमान से फूल बरस रहे हो, पानी में टोफू के थ्रेड जैसे खुले, जैसे कोई क्रिसैंथेमम फूल खिल रहा हो। एब्सोल्युटली परफेक्ट। लियो डोंग एक्साइटमेंट वेंसी टोफू बनाते हुए दिखा था, पर वो भी ये हैंग के लेवल से थोड़ा पीछे थे। शन योचू ने बहुत मुश्किल से थूक गटका। उसके इमोशंस पूरी तरह मैसअप हो चुके थे। उसे लगा था कि मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं है, पर ये सीक्रेट तो बहुत बड़ा निकला। ऐसा नहीं कि उसे कुकिंग नहीं आती, वो तो मास्टर शेफ्स का भी मास्टर है। इसके बाद लेटेस,
चिकन ब्रेस्ट और कुक्ड हैम सब मेरे हाथों से गुजरकर बारीक थ्रेड्स में कन्वर्ट हो गए। हर एक थ्रेड एक्सट्रीम परफेक्शन के साथ। पानी चेंज किया, सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डाले और सिर्फ थोड़ा सा नमक मिलाया। एक एक्सट्रीमली डेलिकेट और इंसेनली हाई डिफिकल्टी वाली वेंसी टोफू रेडी थी। मैं खुशी खुशी बोल लेकर पहला बाइट लेने वाला था कि ट्रिंग ट्रिंग फोन बजा था। मैंने स्क्रीन देखी, वाइफ का कॉल था। मेरी हालत खराब हो गई, कहीं वो घर तो नहीं आ रही। स्टेज पर शन यूचू फोन पकड़े खड़ी थी और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। बिंग बिंग उसे पागलों की तरह इशारे कर रही थी। शो की व्यूअरशिप 3 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। वो इसे रुइन नहीं कर सकते थे। शन यूचू ने एक गहरी सांस ली और कंट्रोल करते हुए इसे हिलाया। मैंने कुछ सेकंड्स वेट किया और कॉल रिसीव कर लिया। हेलो बीवी, तुम वापस आ रही हो क्या? फोन से शन यूचू की आवाज आई जो अपना गुस्सा पी रही थी। मैं नहीं आ रही, बस तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि खाना खा लेना। उसने खाना वर्ड पर जानबूझकर प्रेशर डाला। मैंने राहत की सांस ली। हाँ खा रहा हूँ, बिल्कुल खा रहा हूँ। अच्छा क्या खा रहे हो? शन योचो ने बिना मौका दिए पूछा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या वो? मैंने टेक आउट ऑर्डर किया है। टेक आउट में क्या मंगवाया? बस थोड़ा सा टोफू मंगाया है। कौन सा टोफू? अरे नॉर्मल होम स्टाइल टोफू। फोन के उस पार शन योचो का गुस्सा फूटने वाला था। होम स्टाइल टोफू? माय फुट, कौन सा रेस्टोरेंट तुम्हें स्टेट बैंक्वेट वाली वेंसी टोफू की होम डिलीवरी दे रहा है? पर उसने बात को ज्यादा नहीं खींचा, बस एक सार्कास्टिक सा ताना मारा। मुझे लगा शायद तुम घर पर खुद ही कुकिंग में लगे हो। ये सुनते ही मेरी तो जान निकल गई। मैं तुरंत भागकर खिड़की के पास गया और इधर उधर झांकने लगा, कहीं वाइफ छुपकर मुझे देख तो नहीं रही। बीवी, तुम सच में ऑफिस में हो ना? हाँ क्यों? मुझे थोड़ी राहत मिली। अरे तुम भी क्या बात करती हो, मुझे कुकिंग कहाँ आती है? मैं तो एक अंडा नहीं उबाल सकता। बोलते बोलते मैंने बड़े आराम से एक चम्मच वेंसी टोफू अपने मुंह में डाल दिया। पर शिन योचू से अब बर्दाश्त। मैं झटके से खड़ा हुआ और फिर से खिड़की से बाहर झांकने लगा। मेरी उस चोरों वाली शक्ल को देखकर लाइव चैट में हंसी का धमाका हो गया। बिंग बिंग ने तुरंत शेन योचू को ऑन किया। कंट्रोल, सब बाहर आ जाएगा। शेन योचू को होश आया और उसने एक गहरी सांस ली। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना टोफू एंजॉय करो। इतना बोलकर खट से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैं खिड़की के पास खड़ा पूरी तरह कंफ्यूज था। पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए मैं वापस आ रहा था। मुझे कुछ बहुत वियर्ड लग रहा था। लाइव स्ट्रीम में नेटिजन्स की हंसी नहीं रुक रही थी। हिलेरियस, अपने ही घर में चोरों की तरह घूम रहा है। मैं वापस लिविंग रूम में आकर खाने लगा, पर मेरे दिमाग में अभी भी घंटी बज रही थी। वाइफ का रिएक्शन बहुत सस्पिशियस था। कहीं उसे सच में तो पता नहीं चल गया। मैं सोफा पर बैठकर पूरी सिचुएशन को रिप्ले करने लगा। पिछले कई दिनों से मैंने कुकिंग नहीं की थी, बस आज ही तो बनाई है। और वाइफ भी ऑफिस में ओवरटाइम कर रही है। उसका मुझे रंगे हाथों पकड़ना इम्पॉसिबल है। पर मुझे कहाँ मालूम था कि मुझे कोई एक इंसान नहीं पकड़ रहा, बल्कि मिलियंस नेटिजन्स मुझे लाइव स्ट्रीम पर रंगे हाथों पकड़ चुके हैं। अचानक मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मैं सोफा से ऐसे उछला जैसे स्प्रिंग लगा हो और भागते हुए घर के सबसे छोटे कमरे में घुस गया। मेरी ये सस्पिशियस हरकत ने सबको अलर्ट कर दिया। वो कौन सी जगह है? बिंग बिंग ने तुरंत पूछा। शनयोचू ने इंस्टिंक्टिवली जवाब दिया, वो एक स्टोर रूम है। थैंक गॉड। शो की टीम ने उस कमरे में भी 360 DEGRE। मैं उस छोटे से कमरे में छुपते छुपाते घुसा और फिर मैंने अचानक बेड का भारी बोर्ड ही उठा दिया। ये बेड ऐसे खुल भी सकता है। शन यूचू शॉक में थी। उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। बेड बोर्ड के ठीक नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा था। मैंने उसे ध्यान से इंस्पेक्ट किया और बहुत सावधानी से खोला। बॉक्स के अंदर मोटे मोटे सर्टिफिकेट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, पर बैड लक कैमरा बहुत दूर था और उस पर क्या लिखा था ये क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगता है मैं ज्यादा ही टेंशन ले रहा था। ये बोलकर मैंने बॉक्स को बहुत प्यार से बंद किया और बेड बोर्ड वापस सेट कर दिया। मैंने अपने हाथ झाड़े और सेटिस्फैक्शन के साथ नोट किया। इसके बाद मैं लिविंग रूम में वापस आया और सबसे पहले क्राइम सीन साफ किया। बचे हुए इंग्रेडिएंट्स बैग में डाले और सब क्लीन अप करने के बाद मैं आराम से सोफा पर बैठकर गेमिंग करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर ये रियलिटी शो नहीं होता तो शिन योचू को कभी कोई क्लू नहीं मिलता। ये देखकर उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। बहुत सही, ये तो प्रोफेशनल क्रिमिनल है। शन जी, वो लाल किताबें क्या थी? मैरिज सर्टिफिकेट्स। शन योचू ने नाम में सिर हिलाया। उसने वो चीजें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। आज रात ऑफिस के बाद मैं देखती हूँ कि ये क्या गेम खेल रहा है। लाइव स्ट्रीम में होस्ट बिंग बिंग ने अब डीप लेवल पर क्वेश्चन स्टार्ट कर दी। शन जी, बुरा मत मानिएगा, पर आप और आपके हस्बैंड कब मिले थे? करीब 4 साल पहले। मतलब आप दोनों की मुलाकात के 1 साल बाद शादी हो गई और अब शादी को 3 साल हो चुके हैं। हाँ। बिंग बिंग ने अगला सवाल लगा, तो जब आप उनसे मिली थी तब वो क्या करते थे? उस वक्त वो एक फ्रीलांसर था और उससे पहले के बारे में मैंने कभी पूछा नहीं। शेन यूचो ने याद करने की कोशिश की। उनके साथ बिताए हुए दिन बहुत सिंपल थे, पर ये हैंग ने उसका बहुत ख्याल रखा था। दोनों की इनकम अच्छी थी तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी। उसे हमेशा से लगता था कि वो ये हैंग को बहुत अच्छे से जानती है, पर आज उसे समझ आ रहा था कि इस बंदे ने अपनी असली आइडेंटिटी कितनी गहराई में छुपाई थी। पूरी दोपहर में मैंने कोई सस्पिशियस हरकत नहीं की, बस गेमिंग की, सोया। और जब ऑफिस खत्म होने का टाइम आया तो मैंने बहुत आराम से अपना लैपटॉप खोला और काम करने का नाटक। शन योचू का गुस्सा और बढ़ गया। टाइम लगभग हो चुका था। शन योचू ने कार निकाली और घर की तरफ चल दी। कैमरा डिवाइसेस 24/7 रिकॉर्ड कर रहे थे। अब असली ड्रामा शुरू होने वाला था। बाकी मर्द बेरी के घर ना होने पर दारू पीते हैं, पर मैं एक्साइटमेंट में सब्जी खरीद कर खाना बना रहा था कि घर में 380 कैमरास लगे हैं और मेरी वाइफ मिलियंस नेटिजन्स के साथ मुझे लाइव देख रही है। अभी कुछ ही देर पहले जब शन योचू ने गुस्से में दरवाजा खोला, मैं अपने बॉक्सर शॉर्ट्स में ही उसके पास पहुंच गया। बीवी, मुझे बहुत भूख लगी है, रात के 10 बज गए, डिनर में क्या है? ये सुनते ही शन योचू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खाना मांगने की?
दोपहर में छुपकर स्टेट बैंक्वेट डिश बनाते वक्त तुम्हें मेरी याद नहीं आई, और तभी शेन योचू को एक पुरानी बात याद आई। जब भी वो मुझसे जिद करती थी कि उसे कुछ बहुत अच्छा खाना है, ऑफिस से घर आने पर टेबल पर हमेशा एक मैजिकल फीस्ट रेडी रहता था। उस वक्त मैंने हमेशा यही कहा था कि मैंने किसी 5 STAR होटल से मत, वो हर बार इतना इंसेनली डिलीशियस खाना कैसे ऑर्डर कर सकता था। बेबी क्या सोच रही हो? मुझे किसी बात का कोई आइडिया नहीं था और मैं बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए सजेशन दे रहा था, आज ब्रेस्ड पोक बनाए क्या। शनियोचू के मुंह से बस गालियां निकलने वाली थी और अचानक उसकी नजरें उस छोटे से कमरे की तरफ चली गईं। तभी मैंने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, बेबी तुम क्या देख रही हो? मुझे आज तुम्हारा बिहेवियर बहुत वियर्ड लग रहा है, फोन कॉल के टाइम से ही तुम अजीब बिहेव कर रही हो। कुछ नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। शेन योचू ने सिर हिलाया और किचन में चली गई। किचन इतना क्लीन था कि डर लग रहा था। लेफ्ट ओवर फूड तो दूर की बात है, वहां कोई एक सिंगल क्लू तक नहीं था। उसी वक्त लाइव स्ट्रीम में 2 मिलियन व्यूअर्स सस्पेंस से पागल हो रहे थे, अंदर कैसे जाएं? मुझे एंग्जाइटी हो रही है, रात में जब वो सो जाए तब चुपके से अंदर जाना। और उसी रात जब मैं खर्राटे ले रहा था, शेन योचू दबे पांव अपने मिशन पर निकल पड़ी, पर दोनों बेडरूम्स बिल्कुल पास थे। दरवाजा खुलने की आवाज से ही मैं जाग सकता था। आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। अगला दिन वीकेंड था। शेन योचू ने आंखें खोली तो देखा कि लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। वो आज के प्लान के बारे में सोच ही रही थी कि मैं फ्रेश होकर बाहर आ गया। बेबी आज वीकेंड है, कहीं बाहर चले। वो मना करने ही वाली थी कि उसका फोन बज उठा। नंबर देखते ही उसने कॉल रिसीव किया और अगले ही सेकंड उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गई? पर क्यों? प्रोजेक्ट तो बस शुरू होने ही वाला था। बॉस वांग मेरी बात सुनिए, पर दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। बेबी क्या हुआ? मैंने फिक्र से पूछा। शेन योचू ने फोन कसकर पकड़ा और एक फेक स्माइल दी। कुछ नहीं, बस काम की टेंशन है। वो ऑफिस का स्ट्रेस शेयर नहीं करना चाहती थी, पर आज मेरे सीक्रेट्स बाहर आने ही थे। उसने एक नया प्लान बनाया। अभी आज वीकेंड है, मुझे शुजी बेकरी के स्वीट पैनकेक्स खाने हैं, वेस्ट सिटी वाले। शेन योचू मुझे घूर रही थी। ये उसका मुझे घर से दूर भेजने का मास्टर प्लान था। वेस्ट सिटी जाने और आने में कम से कम आधा घंटा लगता और ये आधा घंटा घर की तलाशी लेने के लिए काफी था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे 5 साल पुराने सीक्रेट्स आज बेनकाब होने वाले हैं। मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। बॉस आप आराम कीजिए, आपका सर्वेंट अभी लेकर आता है। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए, कार कीज ली और निकल गया। शनियोचू तुरंत खिड़की पर गई और मेरी कार को सोसाइटी से बाहर जाते हुए देखने लगी। फिर वो भागकर उस छोटे स्टोर रूम के पास गई और दरवाजा खोल दिया। लाइव स्ट्रीम में बवाल मच गया। मास्टरमाइंड सीधा उसे घर से बाहर निकाल दिया। टेंशन बढ़ रही है, पर किसी को नहीं पता था कि सोसाइटी से बाहर निकलते ही मेरे चेहरे की वो मासूम स्माइल गायब हो चुकी थी। ड्राइविंग करते हुए मैंने एक कॉल मिलाया और मेरी टोन एकदम कोल्ड थी। चेक करो, मेरी बीवी को किसने परेशान किया है। उसी वक्त शन योचू उस छोटे कमरे में बेड के पास पहुंच चुकी थी। कल रात की तरह उसने भारी मैट्रेस हटाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बेड बोर्ड को ऊपर उठाया। एक हाथ से उसे सपोर्ट करते हुए दूसरे हाथ से उसने वो वुडन बॉक्स बाहर निकाल लिया। बैम, बेड बोर्ड वापस अपनी जगह पर गिरा। शेन योचू बॉक्स को सीने से लगाए लिविंग रूम में भागी, बिल्कुल कैमरा के नीचे। उसने एक गहरी सांस ली और बॉक्स खोल दिया। क्लिक, अंदर सर्टिफिकेट्स का एक बंडल करीने से रखा था। उसने सबसे ऊपर वाला सर्टिफिकेट उठाया और उस पर लिखे बड़े लेटर्स देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। बोकूज दौर वर्ल्ड कुकिंग कॉन्टेस्ट चैंपियन सर्टिफिकेट। शेन योचू को पहले कुछ वर्ड समझ नहीं आए, पर कुकिंग कॉन्टेस्ट चैंपियन उसे क्लियरली समझ आ गया। इस लड़के ने कुकिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। लाइव चैट में कमेंट्स की बात आ गई। डैम, मेरा गेस सही था, वो सच में मास्टर शेफ है। वेट, मैंने अभी सर्च किया। ये बोकूज कॉन्टेस्ट कुकिंग की दुनिया का ओलंपिक्स है। इसमें हर कंट्री के टॉप शेफ्स पार्टिसिपेट करते हैं। शनियोचू एक हाथ में सर्टिफिकेट और दूसरे हाथ में कमेंट्स देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गई थी। वर्ल्ड कुकिंग चैंपियन, ये तो मजाक है। होस्ट बिंगबिंग भी शॉक में थी। उसने डाउट जताते हुए कहा, कहीं ये फेक सर्टिफिकेट तो नहीं? पर तभी डायरेक्टर की आवाज उसके ईयरपीस में गूंजी। बिंगबिंग, डिटेल मिल गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर विनर लिस्ट है। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम की बड़ी स्क्रीन पर बोकूज कॉन्टेस्ट का ऑफिशियल पेज शो हुआ। फर्स्ट प्राइज विनर की जगह पर जो नाम था वो मेरा था। साथ में मेरी फोटो भी थी। फोटो में मैं व्हाइट शेफ यूनिफॉर्म पहने खड़ा था और मेरी आंखों में एक खतरनाक चमक थी जो मेरे आज के लुक से बिल्कुल अलग थी। तभी होस्ट की कांपती हुई आवाज पूरे लाइव स्ट्रीम में गूंज उठी। हमें डिटेल मिल गई है। 6 साल पहले सिर्फ 19 साल की उम्र में ये हैंग बोकस कॉन्टेस्ट की हिस्ट्री का सबसे यंग चैंपियन बना था। शिनयोचू स्क्रीन पर उस अजनबी चेहरे को घूर रही थी। क्या ये सच में मेरा हस्बैंड है? कमेंट सेक्शन पूरी तरह पागल हो चुका था। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट देखी है, ये 100% रियल है। ओ माय गॉड, मैं तो अपनी प्राइवेट मनी 1 महीना नहीं छुपा पाता और इसने 5 साल तक इतना बड़ा सीक्रेट छुपा लिया। जल्दी देखो नीचे वाले सर्टिफिकेट्स में क्या है। इस एक सेंटेंस ने शनियोचू को होश में ला दिया। उसने वो सर्टिफिकेट साइड रखा और बॉक्स का सारा सामान कॉफी टेबल पर पलट दिया। अगले ही पल उसका दिमाग सुन्न हो गया। नेशनल स्पेशल ग्रेड शेफ लाइसेंस, मिशेलिन 3 STAR शेफ सर्टिफिकेट, ओलंपिक इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियन, मिशेलिन गेस्ट जज कार्ड, यहाँ तक कि चाइना क्विजीन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन का सर्टिफिकेट भी वहां था। सिर्फ चैंपियन सर्टिफिकेट ही टोटल 13 थे और वो एलीट लेवल के लाइसेंस जिनके लिए दुनिया भर के शेफ्स तरसते हैं वो करीब 10 थे। पर सबसे स्केरी चीज तो अभी बाकी थी। उन सारे सर्टिफिकेट्स के नीचे 2 लेटर्स दबे हुए थे। कांपते हाथों से शनियोचू ने एक लेटर खोला। वो एक स्टेट बैंक्वेट इनविटेशन लेटर था। उस पर साफ पिन ड्रॉप साइलेंस। इसे खाना बनाना नहीं आता, ये तो कुकिंग की दुनिया का भगवान है। तभी डायरेक्टर ने होस्ट बिंगबिंग को एक और शॉकिंग न्यूज पास की। बिंगबिंग खुशी और हैरानी से कांप उठी। गाइस, हमें अभी देश की टॉप मैगजीन नेशनल शेफ के चीफ एडिटर वांग का कॉल आया है। उन्होंने कंफर्म किया है कि मिस्टर ये हेंग 7 साल पहले ही नेशनल शेफ हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके थे। वो उन चुनिंदा 12 टॉप टियर मास्टर शेफ्स में से एक हैं।
शेन योचू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 3 साल से जिस हस्बैंड के साथ वो रह रही है उसका बैकग्राउंड इतना इंसेन होगा। उसके दिल में गुस्से की एक भयानक आग भड़क उठी। पति पत्नी के बीच ट्रस्ट कहाँ गया? सिर्फ कुकिंग से बचने के लिए उसने इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। पर इससे पहले कि उसका गुस्सा फूटता, उसने खुद को वो देखना चाहती थी कि इस आदमी ने और क्या क्या छुपा रखा है। गुस्से को दाते हुए वो वापस बेडरूम में गई और उस भारी बॉक्स को वापस छुपाने के लिए बेड बोर्ड उठाया। पर तभी उसकी ताकत ने जवाब दे दिया। बैम! भारी बेड बोर्ड जोर से नीचे गिरा। हालांकि वो पीछे हटी, पर उसकी उंगलियां बुरी तरह दब गईं। एक गहरा कट लग गया और खून बहने लगा। उस चमकीले लाल खून को देखकर उसके अंदर का सारा दर्द और फ्रस्ट्रेशन फूट पड़ा। शादी के 3 साल उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, और मैंने इतना बड़ा सीक्रेट छुपा लिया, वो भी इतने परफेक्ट तरीके से। वो जितना सोचती उतना ही गुस्सा आता। उसने लाइव स्ट्रीम एग्जिट कर दिया। उसके आंसू छलक पड़े। लाइव चैट में मैसेजेस की बाढ़ आ गई। रो मत, पक्का कोई मजबूरी होगी। चीटर! इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया है, पक्का कुछ और भी छुपाया होगा। पर शेन योचू को कुछ नहीं दिख रहा था। वो सोफा पर सिकुड़ कर बैठ गई और एक घायल बिल्ली की तरह रोने लगी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। बीवी, मैं आ गया। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म 5 स्वीट पैनकेक्स लाया हूँ। मैंने पैनकेक्स टेबल पर रखे, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वाइफ सोफा पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं तुरंत उसके पास भागा। अगले ही पल मेरी आंखें फटी रह गईं। बीवी, तुम्हें चोट लगी है? बिना कुछ सोचे समझे मैंने पागलों की तरह फर्स्ट एड किट ढूंढना शुरू कर दिया। बस 1 मिनट, मुझे याद है फर्स्ट एड किट यहीं कहीं थी। पसीने से तरबतर होकर आखिरकार मुझे एक ड्रॉर में बॉक्स मिल गया। मैंने चिल्लाकर कहा। मैं फर्स्ट एड किट लेकर शेन योचू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने एंटीसेप्टिक, रुई और बैंड एड निकाला। बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ा और रुई से खून साफ किया। मैंने अपना सिर उठाया। मेरी आंखों में उसके लिए बेपनाह दर्द था। दर्द हो रहा है, बस वो एक लुक और वो एक वर्ड। शेन योचू के दिल का सारा गुस्सा पानी हो गया। उसने सबकॉन्शियसली नोट किया और फिर तुरंत सिर ना में हिला दिया। मैं बड़बड़ाते हुए ट्रीटमेंट कर रहा था, दर्द हो रहा है या नहीं। मैंने जल्दी से पाउडर लगाया और बैंड एड चिपका दिया। चलो, टाइम पर ट्रीटमेंट हो गया, आगे से ध्यान रखना, ओके। मैंने एक केयरिंग हस्बैंड की तरह उसे समझाया। इस पल लाइव स्ट्रीम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और 3 सेकंड बाद कमेंट्स का तूफान आ गया। अरे यहाँ तो वर्ल्ड वॉर होने वाली थी ना, ये रोमांस कहाँ से आ गया? सिंगल लोगों को तो जला ही दिया। होस्ट बिंग बिंग भी ये सीन देखकर इमोशनल हो गई थी। इस वक्त शेन योचू बस अपने सामने बैठे इस आदमी को घूर रही थी। उसका सारा गुस्सा हवा हो चुका था। 3 साल की मेमोरीज उसके दिमाग में घूमने लगी। ये हैंग ने सच में उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया था। उसे साउथ सिटी के स्वीट पैनकेक्स खाने थे, तो वो सुबह सुबह बिना कंप्लेन किए आधी सिटी क्रॉस करके ले आया। वेट, शेन योचू को अचानक याद आया। पास्ट में कई बार जब वो अच्छा खाना मांगती थी तो टेबल पर हमेशा डिलिशियस खाना रेडी रहता था। वो सोचती थी कि ये होटल से पैक करा कर लाया है, पर अब समझ आ रहा था कि वो पैक किया हुआ खाना नहीं था। वो सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। रो मत, तुम्हारा चेहरा खराब हो रहा है, मैंने कहा और टॉवल लेने के लिए उठने का। पर मेरे खड़े होने से पहले ही शेन योचू ने अचानक मेरे गले में बाहें डाल दी। अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे अपना सारा दर्द एक ही बार में बाहर निकालना चाहती हो। मैं डर गया और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगा। बस करो, पैनकेक्स ही तो लाया हूँ, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मेरी इस एक लाइन ने शेन योचू को हंसा दिया। शट अप। बड़ी मुश्किल से इमोशनल हुई थी। क्या मैं रो भी नहीं सकती? रो सकती हो, बिल्कुल रो सकती हो, पर पहले पैनकेक्स खा लो, बाद में टाइम मिले तो और रो लेना। मैंने मुस्कुराते हुए पैनकेक्स उसे दे दिए। शेन योचू ने एक बाइट लिया। शायद ये उसकी लाइफ का सबसे टेस्टी पैनकेक था। वो लाइव स्ट्रीम भूल गई, मिलियंस व्यूअर्स को भूल गई, और उसने जोर से मेरे गाल पर किस कर लिया। अभी तुम भी खाओ। हम दोनों मजे से पैनकेक्स एंजॉय करने लगे। लाइव चैट में सिंगल लोग जलन के मारे पागल हो रहे थे। पैनकेक्स खत्म करने के बाद शेन योचू को अचानक रियलिटी हिट हुई। पूरे घर में कैमरास हैं और ऑफिस के सीक्रेट्स भी हैं। उसका मूड फिर से खराब हो गया। अभी मुझे कंपनी के काम से थोड़ा बाहर जाना है, वीकेंड पे भी काम। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसे सॉल्व करना है। ओके, लंच पे वापस आओगी? शेन योचू मना करने वाली थी कि उसे एक आइडिया आया। हाँ, मुझे कुछ बहुत टेस्टी खाना है। ये उसका टिपिकल क्यूट वाला स्टाइल था और यही उसका टेस्ट भी था। एज एक्सपेक्टेड, मैंने फुल कॉन्फिडेंस से कहा, डन, कोई टेंशन नहीं, मैं सब अरेंज कर दूंगा। इसके बाद शेन योचू सेटिस्फैक्शन के साथ घर से निकली और सीधा ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो पहुंच गई। शेन जी, आप आ गई। होस्ट बिंग बिंग ने स्माइल करते हुए ग्रीट किया, पर शेन योचू का चेहरा बहुत सीरियस था। मैंने घर पे झूठ नहीं बोला था, सच में बहुत अर्जेंट काम है। शायद मैं अगले 2 दिन स्टूडियो ना पाऊं। बिंग बिंग शॉक रह गए और उसने एक डिटेल पूछी। शेन योचू ने एक लंबी सांस ली और बहुत बुरी खबर सुनाई। 6 महीने से वो जिस मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, आज उसमें डिजास्टर हो गया। इन्वेस्टर पैसा लेकर भाग गया है और कंपनी पर भारी पेनल्टी लगने वाली है। वो उस प्रोजेक्ट की मेन इंचार्ज है। अगर 1 हफ्ते के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ तो रिजल्ट बहुत खराब होगा। शेन योचू टेंशन में थी और होस्ट बिंग बिंग का चेहरा भी सीरियस हो गया। शेन जी, कंपनी का काम प्रायोरिटी है, आप जा सकती हैं। पर तभी स्क्रीन पर मेरे फोन की रिंग बजी। शेन योचू ने कैजुअली देखा पर ध्यान नहीं दिया। उसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे मेरे कितने भी सीक्रेट्स हो, जब तक मैं उससे प्यार करता हूँ सब ठीक है। पर अगले ही सेकंड मैंने फोन उठाया और मेरा एक्सप्रेशन डेडली सीरियस हो गया। डिटेल्स मिली, फिर मैं अचानक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, क्या? मेरी बीवी के प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर भाग गया। हाउ डेयर ही! मेरी बीवी के साथ गेम खेल रहा है। प्रोजेक्ट में कितने फंड्स की कमी है? ये सीन देखकर पूरे लाइव स्ट्रीम के होश उड़ गए। होस्ट बिंग बिंग ने चौंक कर पूछा, शेन जी, क्या आपने अपने हस्बैंड को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया था? बिल्कुल नहीं। शेन योचू भी ब्लैंक हो गई थी। कल से लाइव स्ट्रीम नॉन स्टॉप चल रही है
उसे ये कैसे पता चला? और कॉल पर कौन था जो कंपनी के टॉप सीक्रेट्स मुझे बता रहा था? बिंग बिंग के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, शन जी, क्या आपके हस्बैंड की शेफ के अलावा कोई और आइडेंटिटी भी है? शन योचू का दिमाग सुन्न हो गया। जो इंसान वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल इतने परफेक्ट तरीके से छुपा सकता है, उसके लिए एक और सीक्रेट आइडेंटिटी रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरी तरह पॉसिबल था। लाइव चैट में धमाका हो गया। डैम, नया ट्विस्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हैंग कोई अंडरकवर माफिया बॉस है? वर्ल्ड क्लास मास्टर शेफ की आइडेंटिटी काफी नहीं थी क्या? इसके और कितने रूप हैं? स्क्रीन पर मेरा चिल्लाना जारी था। तुम लोग ऑफिस में बैठकर क्या टाइम पास कर रहे हो? ऐसी मिस्टेक कैसे अलाउ की? मेरी टोन किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थी, बल्कि एक टॉप लेवल कॉर्पोरेट बॉस की तरह थी जो अपने जूनियर्स को डांट रहा हो। फाइन, मुझे पता चल गया, इन्वेस्टर भाग गया, राइट? 500 का बजट डेफिसिट है। मुझे मैक्सिमम स्पीड से फंड्स अरेंज करके दो। डैम इट, इतने थोड़े से पैसों के लिए भी मुझे खुद ऑर्डर देना पड़ेगा। इतना बोलकर मेरा एटीट्यूड सेकंड्स में चेंज हो गया। व्हाटएवर, मुझे कुकिंग करनी है, मेरी बेबी को टेस्टी खाना खाना है। स्टूडियो में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। शन योचू और होस्ट बिंग बिंग ने एक साथ थूक गटका। 500 की रकम मेरे लिए थोड़े से पैसे थे। लाइव स्ट्रीम में तहलका मच गया। इसने तो पॉकेट मनी की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। होस्ट बिंग बिंग ने कांपती हुई आवाज में शन योचू से कहा, शन जी, लग रहा है आपके हस्बैंड ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। शन योचू को समझ आ रहा था, पर वो कोई छोटा अमाउंट नहीं था। इन्वेस्टर ढूंढने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या सच में सिर्फ एक फोन कॉल से सॉल्व हो जाएगा? बिंग बिंग ने शन योचू की ब्लैंक शक्ल देखकर पूछा, आपको क्या लगता है आपके हस्बैंड की हेल्प करने के चांसेस कितने हैं? शन योचू ने हेजिटेट करते हुए कहा, मे बी 30%। और उसके बाद पूरी करने से पहले ही शन योचू का फोन और आईडी प्रोजेक्ट टीम का था। उसने तुरंत रिसीव किया। पैनिक मत करो, मैं ऑफिस आ रही हूँ, फंडिंग का मैं कुछ प्लान करती हूँ। और अगले ही सेकंड फोन से प्रोजेक्ट मेंबर की खुशी से पागल हुई चीख सुनाई दी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस शन, आप जीनियस हो। इतने शॉर्ट नोटिस पर 3 इन्वेस्टर्स ने खुद हमें कॉन्टैक्ट किया है। हर कोई 1 मिलियन फंड कर रहा है। टोटल 3 मिलियन। बूम, शन योचू का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसने रोबोटिक स्टाइल में अपनी गर्दन घुमाई और स्क्रीन पर उस आदमी को देखा जिसने अभी अभी फोन रखा था। और अब मैंने एक और कॉल डायल कर दिया था। हाँ सुनो, मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्रेश वेजीज भेज देना। शन योचू को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस इतना जानना चाहती थी कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। पूरे स्टूडियो में सिर्फ उस प्रोजेक्ट मेंबर की एक्साइटमेंट से फटी हुई आवाज गूंज रही थी। लाइव चैट पूरी तरह कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी। डैम, क्या ये हैंग ने किया है इतनी जल्दी? कॉल कट किए हुए सिर्फ कुछ मिनट्स हुए हैं। कुछ मिनट्स में 3 मिलियन इन्वेस्टमेंट। इसके कनेक्शंस कितने हाई लेवल है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। फेक है ये सब। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट पसंद आ गया हो। फोन के उस पार प्रोजेक्ट मेंबर अभी भी खुशी से चिल्ला रहा था, बॉस शैन। आप सुन रही हो ना? आपने ये मैजिक किया कैसे? पहले 500 के लिए हमें महीनों लग गए थे और अब सीधा 3 मिलियंस। शन योचू बस चुपचाप सुन रही थी। पर उसके अंदर इमोशंस का मुझे क्या पता कैसे हुआ। तुम्हें लगता है ये फंडिंग मैंने अरेंज की है? पर प्रोजेक्ट मेंबर की अगली लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया। अभी जिन 3 इन्वेस्टर्स का कॉल आया था, उन्होंने सीधा आपका नाम लिया। जैसे ही कंफर्म हुआ कि ये आपका प्रोजेक्ट है, उन्होंने ऑन द स्पॉट इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि स्पेशल आपके लिए आए हैं। शन योचू ने स्क्रीन पर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिक्स्ड इमोशन था। ये सच में उसी ने किया है। ये सब उसी फोन कॉल का रिजल्ट है। पर क्लाइमैक्स अभी बाकी था। प्रोजेक्ट मेंबर फिर से जोर से चिल्लाया, बॉस शैन, 4th कॉल, एक और कंपनी 1 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है। वेट, 5th कॉल भी आ गया, ये भी 1 मिलियन दे रहे हैं। वो इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट साइन करके प्रोजेक्ट स्टार्ट करने को बोल रहे हैं। कॉल कट होने तक प्रोजेक्ट का टोटल फंडिंग कलेक्शन 5 मिलियन पहुंच चुका था। ओरिजिनल प्लान से 10 टाइम ज्यादा। 500 के डेफिसिट से सीधा 5 मिलियन का कैश फ्लो, वो भी 10 मिनट से कम टाइम में। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह ब्लास्ट हो चुकी थी। एक कॉल का पावर। ये बंदा आखिर है कौन? ये तो बस शुरुआत लग रही है। स्टेज पर होस्ट बिंग बिंग का दिमाग क्रैश हो चुका था। तभी शेन यूचू ने अचानक कहा, सिस्टर बिंग बिंग, क्या आप लोग यहाँ कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो? उसने अपना फोन दिखाया। स्क्रीन पर एक रीसेंट एसएमएस था जिसमें उन 5 इन्वेस्टर कंपनीज के नाम थे। होस्ट बिंग बिंग को तुरंत समझ सकते हैं। डायरेक्टर टीम यान्यांचा, डायरेक्टर टीम क्विक। चश्मा पहने एक मिडिल एज आदमी को फौरन बुलाया गया। वो कंप्यूटर ऑपरेट करते हुए बोला, मिस शेन, अगर आपके हस्बैंड का सच में इन कंपनीज के साथ कोई कनेक्शन है तो त्यान्यांचा पर वो शो नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट रिलेशनशिप्स रिकॉर्ड नहीं होते। शेन यूचू ने फर्मली कहा, पहले चेक कीजिए। जैसे ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट जिन बुआन ने ऑपरेट करना शुरू किया, वो अचानक रुक गया। मिल गया। 1 सेकंड में सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कैमरा उस पर लॉक हो गया। इस वक्त किसी को मेरी कोई टेंशन नहीं थी जो घर पर टेकआउट का वेट कर रहा था। जिन गुआन ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और धीरे से कुछ नाम पढ़े, होंगशान कैपिटल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव शो गोचांग, बाकी हैं वुले, शिंग युनलो और जिया यूलियांग। मिस शेन, क्या आप इन चारों को जानती हैं? शेन योचू ने सिर हिलाया। उसने इनमें से किसी का नाम नहीं सुना था, लेकिन होंगशान कैपिटल नाम सुनते ही उसके कानों में बम सा फटा। वो तो डोमेस्टिक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स के पीछे सबसे बड़ा इन्वेस्टर था। लाइव स्ट्रीम में इंस्टेंटली बवाल मच गया। होस्ट बिंग बिंग ने हार नहीं मानी और पूछा, मिस्टर जिन, क्या डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने का कोई और तरीका है? जिन गुआन ने फ्राउन किया। बहुत वियर्ड लगी थी। 5 बड़े इन्वेस्टमेंट जायंट्स मेरे कॉल कट करते ही एक छोटे से प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। अब नॉर्मल, बहुत अब नॉर्मल है। उसने गहरी सांस ली और डिसाइड किया, एक काम करते हैं, मैं इंडस्ट्री के एक फ्रेंड को कॉल करता हूँ। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में उसकी बहुत पावर है।
जो त्यान्यांश पर नहीं मिला वो उसे 100% पता होगा। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम के नेटिजन्स इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गए। जिन गुआन ने बिना हेजिटेट किए कॉल मिलाया और सबके सामने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो वर्जिन, आज मेरी याद कैसे आ गई? हाय, एक शो कर रहा हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। छोटी सी हेल्प चाहिए थी। फोन के उस पार से एक हल्की सी हंसी आई। बताओ क्या हेल्प करूं? जिन गुआन सीधा पॉइंट पर आया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए होंगशान कैपिटल समेत इन 5 कंपनीज का एग्जैक्ट बैकग्राउंड चेक करो। इतना सुनते ही फोन के दूसरी तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद सामने वाले ने एक एक्सट्रीमली सीरियस टोन में पलट कर पूछा, तुम इनके बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? बस क्यूरियोसिटी है। हो सकता है इनके बीच कोई कनेक्शन हो। किसे पता था कि सामने से एक शॉकिंग असर मिलेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। उनके बीच 100% कनेक्शन है। जिन गुआन की आंखें चमक उठी। कैसा कनेक्शन? अगले ही सेकंड फोन इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, पर असल में वो सिर्फ सब्सिडियरीज हैं। सब्सिडियरीज। जिन गुआन तो शौक से उछल ही पड़ा। होंगशान कैपिटल जैसा जायंट भी सिर्फ एक सब्सिडियरी है। का तो अभी बाकी था। हाँ, और ये 5 कंपनीज एक ही पेरेंट कंपनी के अंडर आती हैं। वो पेरेंट कंपनी बहुत कम हाईलाइट होती है। उसका नाम है हेंचू कैपिटल। ये सुनते ही पूरा स्टूडियो ब्लास्ट हो गया। हेंचू कैपिटल, ये हेंग। कोई बेवकूफ भी ये कनेक्शन समझ जाता, पर ये आइडेंटिटी कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। जिन गुआन की सांसें तेज हो गई। तो तुम्हें इस हेंचू कैपिटल के बारे में कितना पता है? पर फोन के उस पार से आवाज आई, कुछ नहीं पता। वो लोग बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। पर हाँ, मुझे याद है एक रूमर उड़ी थी कि हेंचू कैपिटल के पीछे जो असली बॉस है उसका नाम क्या नाम था? लाइव स्ट्रीम में मिलियंस नेटिजन्स अपने कान खड़े करके सुन रहे थे। मुझे सोचने दो। फोन पर वो याद करने लगा। सबके दिलों की धड़कनें रुक गई थी। कुछ सेकंड्स बाद उसे अचानक याद आया। हाँ, उस बॉस का नाम, हाँ, उस बॉस का नाम कंपनी के नाम पर ही है, हेंचू। शायद सरनेम ये है, ये हेंग। ये नाम सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का जायंट, जिसके आगे होंगशान कैपिटल भी सिर्फ एक सब्सिडियरी है, उसका असली मालिक मैं था। ओह माय गॉड। इस आदमी ये हेंग बहुत मिस्टीरियस है, पर इसकी पावर आसमान छूती है। जिन गुआन ने फोन कट किया और सुनने खड़ा रह गया। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों 5 कंपनीज एक साथ इन्वेस्ट करने आ गई, क्योंकि वो सब एक ही फैमिली। फोन कॉल पर सारी सब्सिडियरीज पूरी स्पीड में डिप्लॉय हो गई थी। जिन गुआन ने शेन यूचू की तरफ देखा और उसकी टोन बहुत केयरफुल हो चुकी थी। आपके हस्बैंड आखिर है कौन? एक फाइनेंस एक्सपर्ट होने के नाते वो बहुत अच्छे से जानता था कि इस लेवल का फाइनेंशियल जायंट कितना खतरनाक होता है। वो दुनिया के टॉप 1% लोगों में से था। शेन यूचू का तो दिमाग ही ब्लैंक हो चुका था। 4 साल की पहचान, 3 साल की शादी, और उसे अपने हस्बैंड की रियल आइडेंटिटी की जरा भी भनक नहीं लगी। कहीं ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं? वो अपनी आखिरी होप को पकड़े हुए बड़बड़ाई। तभी एक खूबसूरत लड़की, मेरे फैमिली की मिलिट्री में कुछ कनेक्शंस हैं, मैं किसी को कांटेक्ट करके किसी भी इंसान का डेटा निकलवा सकती हूँ। ये सुनते ही पूरे स्टूडियो में हंगामा हो गया। ये तो अल्टीमेट वेपन था। कोई इंसान खुद को कितना भी हाइड कर ले, मिलिट्री डेटाबेस में उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स मौजूद होती हैं। एक फोन कॉल और मेरी पूरी हिस्ट्री सबके सामने आ जाएगी। लाइव स्ट्रीम में इंस्टेंटली आग लग गई। जल्दी कॉल करो। ओह माय गॉड, मुझे एंग्जाइटी हो रही है। क्या मेरे सीक्रेट सब कंप्लीटली एक्सपोज होने वाले थे? तभी वांग यूजा ने अपना फोन निकाला। आप लोग वेट करें, मैं अभी कॉल करती हूँ। उसने सीधा नंबर डायल किया और स्पीकर ऑन कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद फोन उठा और एक यंग लड़के की आवाज आई। वांग यूजा ने सीधा कहा, मुझे एक इंसान का डेटा चेक करना है, उसका नाम ये हैंग है। फोन के उस पार लड़का थोड़ा चौंका और फिर मजाक में बोला, जाओ जाओ, अचानक किसी को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो? क्या कोई पसंद आ गया? नहीं, तुम बस चेक करो, तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वांग यूजो बहुत केयरफुली बात कर रही थी, पर सामने वाले ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा, रिलैक्स, मेरी पोजीशन पे किसी को चेक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, चाहे वो किसी सीक्रेट फोर्स का मेंबर ही क्यों ना हो, मैं डिटेल निकाल लूंगा। वेट करो। इतना बोलकर फोन कट हो गया। लाइव स्ट्रीम फिर से ब्लास्ट हो गया। इस वांग यूजो का बैकग्राउंड क्या है भाई? अब ये बंदा नहीं छुप सकता। स्टेज पर जिन गुआन डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो स्मार्ट था, उसे पता था कि उस कॉल के पीछे कितनी टेरिफाइंग पावर है। जब पूरा स्टूडियो सांसें रोके वेट कर रहा था, शन यूचू की नजरें स्क्रीन पर अटक गई। मैं न जाने कब इंग्रेडिएंट्स लेकर तैयार खड़ा था। आज शायद मैं फिश बनाने वाला था। स्क्रीन पर फेमिलियर इंग्रेडिएंट्स देखकर शन यूचू को सडनली समझ आ गया। मुझे पता है वो आज क्या बनाने वाला है। पहले जब मैंने कहा था कि कुछ टेस्टी खाना है, तो घर आते ही मुझे यही डिश मिली थी। वो कहता था कि बड़े होटल से लाया है, तो अब समझ आ रहा है कि वो खुद बनाता था। शन यूचू की आंखें हल्की सी लाल हो गई। मुझे अभी भी याद है, उस डिश का नाम स्क्विरल मैंडरिन फिश था। ये सुनते ही नीचे बोर होकर बैठा शेफ लियू डोंग झटके से खड़ा हो गया। स्क्विरल मैंडरिन फिश, वो तो स्टेट बैंक्वेट की डिश है। डायरेक्टर ने फास्ट रिएक्शन देते हुए कैमरा उस पर स्विच किया और उसे स्टेज पर बुला लिया। लियू डोंग ने आते ही पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, बिल्कुल सही, ये स्टेट बैंक्वेट डिश है, और वो भी सबसे फेमस वाली। अगर कोई और बनाता तो मैं डाउट करता, पर अगर ये बना रहा है तो कोई शक नहीं। फिर वो शन यूचू की तरफ घूमा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको शॉक कर दिया। मिस शेन, क्या आपके हस्बैंड जो खाना आपको बनाकर खिलाते थे, उनके कोई प्रॉपर नाम थे? शन यूचू ने थोड़ा सोचकर एक एक करके नाम गिराना शुरू किया। गुई हॉट डक, ऑयल स्टीम चिकन, वॉलनट मशरूम्स, श्रिम्प विद विंटर बैम्बू शूट्स, 5 स्पाइस स्मोक्ड फिश। जैसे जैसे डिश के नाम बाहर आ रहे थे, लियू डोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर में उसने शेन यूचू की तरफ देखा। उसकी आंखों में जलन और जेलसी साफ झलक रही थी। मिस शेन, इन डिशेस में से मोस्टली स्टेट बैंक्वेट डिशेस हैं। आपने तो लगभग पूरा स्टेट बैंक्वेट मेन्यू खा लिया है। ये सुनते ही पूरा स्टूडियो सुनने पड़ गया। लाइव स्ट्रीम के नेटिजन्स के होश उड़ गए। अपनी आइडेंटिटी को 3 साल तक छुपाकर ये बंदा अपनी वाइफ को चुपके से पूरा स्टेट बैंक्वेट मेन्यू खिलाता रहा। ये कैसा
गॉड लेवल हस्बैंड है। शन यूचू ये सब सुनकर सुन्न थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी वार्मथ भर गई। इस एक मोमेंट में उसके सारे डाउट्स और इनसिक्योरिटी डीप इमोशन में बदल गए। तभी वांग यूजाओ का फोन अचानक बज उठा। पूरा स्टूडियो और मिलियंस नेटिजन्स इंस्टेंटली क्वाइट हो गए। क्या हुआ? डिटेल मिली। वांग यूजाओ ने डेस्परेट होकर पूछा। फोन के उस पार से एक डीप मेल वॉइस धीरे से बोली, मिल गई। सिर्फ इन 2 वर्ड्स ने मिलियंस व्यूअर्स के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। क्या ये नेशनल शेफ सच में हेंचू कैपिटल का बॉस भी है? जब सब एक बहुत बड़े ब्लास्ट का वेट कर रहे थे, तभी फोन के उस पार वाला लड़का जोर से हंसने लगा। हाँ, तुम भी ना खामखा इतना सीरियस हो रही थी। ये हैंग तो बस एक नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इंसान? ये कैसे पॉसिबल है? लाइव स्ट्रीम में इंस्टेंटली बवाल मच गया। अगर ये नॉर्मल इंसान है तो हेंचू कैपिटल वाले इंसिडेंट का क्या लॉजिक है? वांग यूजा को भी बिलीव नहीं हुआ और उसने इरिटेट होकर बोला, सस्पेंस मत बनाओ, जल्दी बताओ। तब उस लड़के ने अपनी टोन चेंज की। बट रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसने इंटरनेशनल फाइनेंस एकेडमी से पढ़ाई की है। थोड़ा टैलेंटेड है, पर इसे कुछ प्रूव नहीं होता। इंटरनेशनल फाइनेंस एकेडमी, वो तो फाइनेंस वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट है। ओके थैंक्स। वांग यूजियो ने डिसअपॉइंट होकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जब ऑडियंस का मूड खराब होने लगा, तभी होस्ट बिंग बिंग ने एक बोल्ड गेस मारा। गाइस, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये हैंग ने सिर्फ अपने फ्रेंड की कंपनी में अपना नाम दे रखा एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव? काफी कंपनीज में लीगल रेप्स और रियल बॉस अलग अलग होते हैं। ये थियरी सुनते ही सबको बात समझ आ गई। हालांकि व्यूअर्स थोड़े डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने राहत की सांस भी ली। अगर मैं सच में कोई हिडन फाइनेंशियल टाइकून होता तो ये बहुत टेरिफाइंग होता। और तभी स्क्रीन स्विच हुई। मैंने सेकंड डिश बनाना शुरू कर दिया था। मेरे हाथों में एक मोटी सी ब्लैक सिल्की चिकन थी। मेरी मूवमेंट्स बहुत फनी थी, कभी लेफ्ट कर रहा था, कभी राइट। मेरे उस कॉमिक स्टाइल को देखकर ऑडियंस हंसने लगी। ये बंदा कितना चार्मिंग है, कहीं से भी एरोगेंट सीईओ नहीं लगता। जब सब लोग डिस्कस कर रहे थे, वांग यूजियो चुपचाप स्टेज से नीचे चली गई और स्टेज पर खड़ा लियू डोंग। जैसे ही मैंने चिकन का पेट काटा, लियू डोंग की बॉडी कांपने लगी। ब्लैक मीट, ब्लैक ऑर्गन्स, ये इंडोनेशियन मेटल चिकन है। लियू डोंग स्क्रीन की तरफ पॉइंट करके पागलों की तरह चिल्लाया, क्या इंडोनेशियन मेटल चिकन? लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए। ये चिकन इन्फेक्टेड है क्या? इसके ऑर्गन्स भी ब्लैक हैं, इसे खा भी सकते हैं। होस्ट बिंग बिंग भी कंप्लीटली कंफ्यूज थी। उसने तुरंत माइक लियू डोंग की तरफ किया। ब्रदर लियू, जल्दी एक्सप्लेन कीजिए। ये सुनकर लियू डोंग फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, इसे आयम सेमेनी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव चिकन है। उसकी आंखों में चमक आ गई। ध्यान से देखो, इसका ब्लैक कलर नॉर्मल ब्लैक नहीं है, ये मेटालिक ब्लैक है। मैंने एक बार एक बिलियनियर के लिए प्राइवेट शेफ का काम किया था, तब मुझे इसका एक बाइट टेस्ट करने का मौका मिला था। वो टेस्ट हेवन है। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में तहलका मच गया। चिकन वर्ल्ड की लैम्बोर्गिनी, आखिर ये है कितना एक्सपेंसिव? लियू डोंग ने एक गहरी सांस ली और डीपली इमोशनल होकर एक ऐसा नंबर बोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। रूमर्स हैं कि इसकी प्राइस 6 मिलियन तक जाती है। इसका एक बाइट 10,000 का है। ओह शिट, 6 मिलियन का चिकन! पूरा लाइव स्ट्रीम सुनना पड़ गया और फिर कमेंट्स का सुनामी आ गया। डैम, मेरी औकात तो इसके एक पंख के बराबर भी नहीं है। इसके पास इतना एक्सपेंसिव चिकन कहाँ से आया? इसने 100% ट्राई फंड्स छुपा रखे हैं। जब पूरा इंटरनेट पागल हो रहा था, स्क्रीन पर मैंने बहुत कामली पिंक पोक का एक पीस निकाला। चॉपर मेरे हाथों में ऐसे चल रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। खट खट खट, सेकंड्स में वो पोक थिन स्लाइसेस में कट हो गया और फिर छोटे छोटे डाइस्ड पीसेस में। गॉड लेवल नाइफ स्किल्स। ये यांगजो लायंस हेड बनाने वाला है। लियू डोंग ने फिर से तारीफ की, पर ऑडियंस का फोकस अभी भी उस $1 मिलियन चिकन पर था। होस्ट बिंग बिंग ने मौका देखकर माइक शन यूचू की तरफ घुमा दिया। मिशन, ये हैंग अपनी सारी सैलरी आपको देता है, राइट? तो आज आपने उसे ग्रोसरीज के लिए कितने पैसे दिए थे? इस क्वेश्चन ने इंस्टेंटली शन यूचू को ट्रबल में डाल दिया। उसका दिमाग सुन्न था। उसके दिमाग में सिर्फ वो 6 मिलियन वर्ड गूंज रहा था। उसने कांपते हुए रिप्लाई किया, आज मैंने उसे सिर्फ $200 दिए थे। बूम, मेरी परफेक्ट इमेज इंस्टेंटली क्रैश हो गई। मैंने प्राइवेट मनी छुपाई है और वो 100% मिलियंस में है। वाइफ को मेहनत करने देता है और खुद मिलियंस छुपा के बैठा है। पल भर में मैं एक परफेक्ट हस्बैंड से पूरे इंटरनेट का सबसे बड़ा विलन बन गया। शन योचू कमेंट्स देखकर बहुत हर्ट हो रही थी। वो शो को अभी के अभी खत्म करना चाहती। वो नहीं चाहती थी कि इतने सारे लोग मुझे जज करें। पर तभी, वेट, मुझे कुछ कहना है। स्टेज के नीचे बैठा एक मोटा मिडिल एज्ड आदमी अचानक खड़ा हो गया। होस्ट बिंग बिंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये तो मल्टी मिलियनियर बॉस जांग है। ये क्या बोलने वाला है? बॉस जांग ने स्टेज पर आते ही एक बॉम्ब फोड़ दिया। मैंने भी ये चिकन खाया है। इसकी प्राइस इतनी एग्जैजरेटेड नहीं है। ये 6 मिलियन का बिल्कुल नहीं है। उसने स्क्रीन पर चिकन को देखकर फुल कॉन्फिडेंस से कहा, आयाम सेमेनी 2 टाइप के होते हैं, एक पेट और एक मीट चिकन। ये हैंग जो यूज कर रहा है वो मीट चिकन है। मार्केट में इसका प्राइस अराउंड 3040 के होता है, मैक्सिमम 20 के। बॉस जांग की एक्सप्लेनेशन से लाइव स्ट्रीम फिर से ब्लास्ट। थैंक यू बॉस जांग। पर 20 के भी $200 में तो नहीं आ सकता ना? एग्जैक्टली। जो बंदा अपनी वाइफ के लिए चिकन पर 1000 जोड़ा दे, वो हस्बैंड लेजेंड है। कमेंट्स का ट्रेंड इंस्टेंटली रिवर्स हो गया। शन यूचू स्क्रीन को देखकर पास्ट मेमोरीज याद करने लगी और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब पूरा इंटरनेट इस ड्रीम कपल से जेलस हो रहा था, स्क्रीन पर मैंने वॉक गरम करना शुरू कर दिया। मैंने सिंगल हैंड से वॉक फ्लिप किया। सारे इंग्रेडिएंट्स हवा में 360 DGRE स्पिन कर रहे थे। एब्सोल्युटली स्मूथ। TGRE स्पिन कर रहे थे। एब्सोल्युटली स्मूथ। व्यूअर्स अभी स्किल्स कॉपी करने का सोच ही रहे थे, जो उन्हें रियलाइज हुआ कि नमक भी कितना डाला ये समझ नहीं आ रहा। ये नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं थी। पर तभी मैंने अचानक वॉक नीचे रखा और एक फोन रिसीव किया। मेरा एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डेडली सीरियस हो गया।
और यही सेकंड मैंने फोन पर चलाना शुरू कर दिया। तुम लोग इडियट्स हो क्या? सारी इन्वेस्टमेंट में फॉल्ट है। क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने का रिजल्ट क्या होता है? पूरा स्टूडियो ब्लैंक हो गया। क्या ये कॉन्ट्रास्ट बहुत एक्सट्रीम है? सो कूल। मुझे तो इसके डांटने के स्टाइल से प्यार गया है, पर असली शौक तो अभी बाकी था। डांटने के बाद मेरी टोन तुरंत चेंज हो गई। फाइन, खुद हैंडल करो इसे, मुझे अपनी बीवी के लिए कुकिंग करनी है। इतना बोलकर मैंने फोन कट कर दिया। बाकी मर्द बीवी के घर ना होने पर दारू पीते हैं, पर मैं एक्साइटमेंट में सब्जी खरीद कर खाना बना रहा था, एक बड़ा सीक्रेट प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। पर मुझे क्या पता था कि घर में 380 कैमरास लगे हैं और मेरी वाइफ मिलियंस नेटिजन्स के साथ मुझे लाइव देख रही है। इसके तुरंत बाद मैंने वीचैट ओपन किया और एक वॉइस नोट भेजा। आज तुमने ऑर्डर गलत सेंड किया है क्या? ये ब्लैक बोन चिकन नहीं है जो मैंने मांगा था क्या? पूरा स्टूडियो फ्रीज हो गया। क्या इसका मतलब? तभी एक डरी हुई लड़की की आवाज प्ले हुई। सॉरी मिस्टर ये, हमसे मिस्टेक हो गई। हमने ब्लैक बोन चिकन और इंडोनेशियन मीट चिकन को मिक्स कर दिया। हम अभी आपको ब्लैक बोन चिकन डिलीवर कर रहे हैं। सब ईगर थे कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। मैंने फ्राउन किया और बहुत अपसेट लग रहा था। जब सबको लगा कि मैं गुस्से में ब्लास्ट होने वाला हूँ, मैंने इरिटेटिंगली अपना हाथ हिलाया। फॉरगेट इट, मैं मैनेज कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। इस मोमेंट पर शो टीम और लाइव स्ट्रीम के सारे व्यूअर्स शॉक में सुन्न पड़ गए। तभी गेस्ट एक्सपर्ट लियो डोंग बोला, नहीं वो फेक नहीं कर रहा। स्टेट बैंक्वेट डिशेस में इंग्रेडिएंट्स स्ट्रिक्टली स्पेसिफाई होते हैं। अगर एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट ना हो तो टेस्ट टोटली डिफरेंट हो जाएगा। ये वेंसी टोफू से रेड ब्रेस्ड पोर्क बनाने जैसा है। टेस्ट कंप्लीटली अलग होगा। इस बात ने सबको रियलिटी चेक दे दिया। जो एक नेशनल शेफ के लिए वो बस एक मिसमैच रिप्लेसमेंट है। स्क्रीन पर मैं फुल स्पीड में कुकिंग कर रहा था, 2 घंटे इंग्रेडिएंट्स प्रेप करने में और हाफ आवर कुकिंग में। जब शेन योचो का ऑफिस खत्म हुआ, टेबल पर एक स्टेट बैंक्वेट लेवल फीस्ट रेडी था। रेड ब्रेस्ड पोर्क, लायंस हेड, 3 ट्रेजर डक। हर एक डिश देखकर बिंग बिंग और 3 मिलियन व्यूअर्स के मुंह में पानी आ रहा था। ओह गॉड, एक शेफ से शादी करना कितना लकी है। बिंग बिंग ने जेलेसी के साथ शेन योचो से पूछा, निश्चय आपकी कुकिंग स्किल्स भी बहुत अमेजिंग होंगी ना? पर शेन योचो ने ऑकवर्डली अपना सिर खुजाया। मैं जो भी बनाती हूँ वो चुपचाप खा लेता है, कभी कंप्लेन नहीं की। पर फिर शेन योचो ने टोन चेंज की, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कुकिंग करने में लेजी है। इस एक सेंटेंस ने इंस्टेंटली उस हाई लेवल नेशनल शेफ को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। बिंग बिंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ आज की लाइव स्ट्रीम तुरंत खत्म करती है। तभी शेन योचो अचानक बिंग बिंग को इनवाइट करती है, क्या तुम मेरे साथ घर चलकर डिनर करोगी? क्या नेशनल शेफ के घर? मेरे साथ घर चलो, वहीं खाना खाएंगे। क्या नेशनल शेफ के घर नेशनल फीस्ट खाना? बड़े बड़े मंजर देख चुकी बिंग बिंग भी इस वक्त एक्साइटमेंट में अपनी आवाज खो बैठी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, बस कह देना कि तुम मेरी कॉलीग हो। बिंग बिंग ने थोड़ा नखरा करने का नाटक किया और तुरंत कैमरा की तरफ चिल्लाई, ठीक है व्यूअर्स, तो फिर मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगी। ओह माय गॉड, बिंग बिंग तुम कितनी बड़ी फूडी हो। उस नेशनल फीस्ट को छोड़ो, मुझे जाने दो। कमेंट सेक्शन पल भर में जलन और नफरत से भरे। कचरा फेंकने के बाद मैं साथ में एर्बोटो की एक बोतल ले आया। फिर मैंने कैबिनेट से 2 एंटीक वाइन कप्स निकाले और धीरे धीरे उनमें शराब डाली। उसके बाद मैं कप्स की तरफ देखकर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराया। शिट, नेशनल शेफ घर पर ऐसे काम करता है। शॉकिंग। एक हट्टा कट्टा आदमी घर पर अकेला पी रहा है। इसके पीछे की वजह जानकर आपका दिल आएगा। तो इस तरह वर्किंग आवर्स के दौरान रिलैक्स करने के चक्कर में लाइव स्ट्रीम का माहौल पूरी तरह बदल गया। इस बीच टैक्सी में बैठी शेन यूचू और बिंग बिंग भी लाइव स्ट्रीम देख रही थी। ये हैंग को उस पियक्कड़ हालत में देखकर बिंग बिंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये हैंग बहुत कम पीता है? शेन यूचू ने स्क्रीन को घूरते हुए बेसी से कहा, वो नशे में होते ही फालतू बातें करने लगता है, इसलिए मैं उसे पीने नहीं देती। फालतू बातें? क्या कहता है वो? बिंग बिंग की क्यूरियोसिटी पूरी तरह जाग गई। शेन यूचू याद करते हुए अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने कहा था कि प्रेसिडेंट उसका छोटा भाई है और वो खुद एक लेजेंडरी पेंटर है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी और महान कलाकार? बिंग बिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये बीइंग तो कुछ ज्यादा ही हो गई। उसे अपनी मौत पर यकीन नहीं होगा कि ये आलसी दिखने वाला आदमी इतना बड़ा फिगर हो सकता है। जब दोनों बातें कर रही थी, गाड़ी सोसाइटी के गेट पर पहुंच गई। तभी शेन योचू का फोन बजा। वाइफ, तुम कब वापस आओगी? खाना ठंडा हो रहा है। दूसरी तरफ मेरी आवाज में बहुत बेचैनी थी। शेन योचू ने एक ठंडी हंसी के साथ मजाक में पूछा, मुझे तो कोई डिलीवरी वाला नहीं दिख रहा, मेरा गला सूख गया। मैंने घबराहट में फोन पकड़ा और जल्दी से दिमाग लड़ाया। वो सिविल ड्रेस में थे। तुम जल्दी आओ। जवाब का इंतजार किए बिना मैंने फोन काट दिया और फिर स्प्रिंट की स्पीड से घर से बाहर भागा। ये नजारा देखकर लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स हंसी से पागल हो गए। सोसाइटी के गेट पर फोन काटने के बाद शेन योचू ने एक ठंडी हुंकार भरी। उसने बिंग बिंग का हाथ पड़ा और पूरी रफ्तार से घर की तरफ दौड़ी। वो मुझसे पहले पहुंचना चाहती थी। वो इस आदमी की चालाकी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। लेकिन जब शेन योचू ने झटके से घर का दरवाजा खोला तो जैसा उसने सोचा था वैसा कोई हरकत नहीं था। मैं बड़े सुकून से सोफा पर बैठकर टीवी देख रहा था। उन्हें देखकर मैंने हैरानी का एक परफेक्ट एक्सप्रेशन दिया। वाइफ, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? मैंने बड़े आराम से बिंग बिंग के लिए पानी डालते हुए थोड़े शिकायत भरे लहजे में कहा। दोस्त आ रही थी तो पहले क्यों नहीं बताया? अगर मेहमान की खातिरदारी में कमी रह जाती तो। व्यूअर्स अब हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। ये आदमी कितना बड़ा एक्टर है। बेशक शेन योचू और बिंग बिंग कमेंट्स नहीं देख पा रही थी, पर करोड़ों व्यूअर्स सब साफ देख रहे थे कि पिछले 2 मिनट में क्या हुआ। मैंने एक एक्सट्रीम ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं पहले नीचे भागा, तुरंत ढेर सारे टेकआउट बॉक्सेस खरीदे और फिर हर प्लेट में से थोड़ा सूप निकाल लिया ताकि डिलीवरी का सीन एकदम रियल लगे। वो रिएक्शन स्पीड और वो इमोशंस का शिफ्ट, मानो किसी एक्टर की आत्मा आ गई हो। शेन योचू ने अपना बैग रखा और मुस्कुराते हुए टेबल पर बैठ गई। उसने खाने की खुशबू ली और हैरान होने का नाटक किया। आज का रेस्टोरेंट तो बहुत बढ़िया है, रंग और स्वाद सब टॉप क्लास है। फिर उसने एक बॉम्ब फोड़ा।
क्यों ना हम रोज बाहर से ही खाना मंगवाएं। क्या रोज बाहर का खाना? मेरा सिस्टम हिल गया, चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए मना किया, नहीं वाइफ, बाहर का खाना महंगा और अनहाइजेनिक होता है। तुम्हारे हाथ के खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं। अगर रोज बाहर से मंगवाया तो मेरे नेशनल शेफ होने की पोल खुल जाएगी और फिर रोज खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। मेरी घबराहट देखकर शेन योचो मन ही मन हंसी। उसने बात वहीं खत्म की और बिंग बिंग को खाना खाने के लिए बुलाया। बिंग बिंग अपनी हंसी दबाकर शेन योचो के बगल में बैठ गई। तभी मैंने अचानक गंभीरता से बिंग बिंग की तरफ देखा। क्या तुम यूचो की कॉलीग हो? मिलकर खुशी हुई। जुबान से तो खुशी कह रहा था पर चेहरे पर पूरी सतर्कता थी। शिन यूचो ने फौरन सफाई दी। ये मेरी कंपनी की नई एम्प्लॉई है, इसने मेरी बहुत हेल्प की है। तब जाकर मैंने सोच समझकर सिर हिलाया। फिर मैंने डिशेस के ढक्कन हटाए। अचानक 9 शानदार नेशनल फीस डिशेस दोनों के सामने थी। वो प्रेजेंटेशन, वो रंग। बिंग बिंग तो दंग रह गई। उसके पेट से भूख के मारे आवाजें आने लगी। खाना शुरू करो। मेरे ऑर्डर देते ही तीनों ने खाना शुरू किया और जैसे ही पहला निवाला लिया, बिंग बिंग ने झटके से अपना सिर उठाया और एक चीख निकल गई। मैं और शन योचो दोनों डर गए और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। बिंग बिंग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झेपते हुए कहा, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। मैं तो रो पड़ा। समझ नहीं आया कि हंसू ले रहा हूँ। मुझे लगा शायद खाने में कुछ निकल आया है। मैंने शांति से साथ दिया, हाँ हाँ, ये रेस्टोरेंट वाकई अच्छा है। शन योचो ने भी तालमेल बिठाया, हाँ अगली बार हम खुद शॉप पर जाकर खाएंगे, वहाँ एक्सपीरियंस और भी। जैसे ही उसने ये कहा मेरा चेहरा जम गया। शॉप पर जाकर खाना, वहां तो तुरंत पोल खुल जाएगी। पर मैंने फौरन खुद को संभाला और रोने जैसी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है अगली बार वहीं चलेंगे। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स पागल हो चुके थे। हाँ, मैसिव सोशल डेथ सीन कंफर्म है। सच्चे खाने वाले ही जानते हैं। इसे देखकर मैं 3 रोटी फालतू खा सकता हूँ। कमेंट्स में खाने की बाढ़ आ गई और ताज्जुब की बात यह कि व्यूअर्स की संख्या 1 मिलियन कम हो गई। सब खुद खाना खाने चले गए थे। जब मुझे पता चला कि वाइफ का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो मुझे एक बहाना मिल गया। मैंने तुरंत वाइन ग्लास उठाया। अब मेरी वाइफ को न सिर्फ हजारों का बोनस मिलेगा बल्कि कंपनी में उसकी पोजीशन भी बढ़ जाएगी। अगली मैनेजर की सीट पक्की है। सेलिब्रेट करते हैं। बिंग बिंग मजे से खाना खाते हुए सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कप उठाने लगी। तभी उसका हाथ फिसला और कड़क की आवाज के साथ वो मिट्टी के रंग का कप चकनाचूर हो गया। बिंग बिंग घबरा गई और झाड़ू ढूंढने के लिए उठने लगी। पर शन यूचो एकदम शांत थी। कोई बात नहीं, बस एक कप ही तो था। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा, अभी एक और ले आओ। मैंने बिना कुछ कहे कैबिनेट से एक नया कप निकाला। हालांकि ये कप बिल्कुल अलग था। ये सफेद दूध जैसा चमकीला था और उस पर एक जीता जागता रेड ड्रैगन बना हुआ था। ये कप देखकर बिंग बिंग और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई और झिझकते हुए बोली, ये कप कहाँ से खरीदा? मैं अगली बार 2 खरीद कर आपको वापस कर दूंगी। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स तो हक्के बक्के रह गए वापस। इस कप की कीमत तुम चुका ही नहीं सकती। पर मैंने ऊपर से बहुत बेफिक्र होकर कहा, अरे फुटपाथ का माल है। मैंने हाथ वाले नए कप की तरफ इशारा किया, ये थोड़ा महंगा है, 5 रुपए का, अब मत तोड़ना। सच तो यह है कि कप टूटने का मुझे गम नहीं था। मुझे तो उस फर्श पर बिखरी अरबोटो शराब का दुख था। शेन्योशु ने जमीन पर पड़े टुकड़ों को नफरत से देखा। ये कप वैसे भी बदसूरत था, टूट गया तो अच्छा हुआ। उसकी बात सुनकर मेरी हरकतें जम गई। बदसूरत? ये कप तो बहुत खूबसूरत था। इसी बीच प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीम में एक बदलाव हुआ। ओरिजिनल होस्ट बिंग बिंग कुछ देर के लिए चली गई और उसकी जगह यूएओ नाम की नई होस्ट आ गई। आते ही यूएओ ने सफाई देनी शुरू की। कप टूटने से पता चलता है कि वे बहुत दरियादिल है। जैसा कि कहा जाता है, डिनर टेबल से इंसान के कैरेक्टर का पता चलता है। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में हंगामा मच गया। तुम्हारे लेक्चर किसे सुनने हैं? आज के जमाने में कौन कैरेक्टर की बातें करता है? पुराने ख्यालात बंद करो और निकलो यहाँ से। हमें बिंग बिंग को देखना है। कमेंट्स में बगावत हो गई। डायरेक्टर नीचे खड़ा चिल्ला रहा था। जब देखा कि लाइव स्ट्रीम हाथ से निकल रही है तो उसने तुरंत लियो को हटाने और बिंग बिंग को वापस बुलाने का फैसला किया। तभी एक स्टाफ मेंबर खुद आगे आया और डायरेक्टर को चिल्लाकर बोला, वो मिट्टी के रंग का कप कोई मामूली चीज नहीं लग रही। ये सुनते ही सबकी चर्चा ब्रॉडकास्ट हो गई। क्या मामूली नहीं? एक टूटा हुआ कप? क्या कोई आर्ट पीस है? मजाक कर रहे हो क्या? असली एंटीक में शराब कौन पीता है? पर तभी किसी का दिमाग चला, ये हैंग तो नेशनल फीस्ट में जा चुका है, उसके घर के कप्स की वाकई कलेक्शन वैल्यू हो सकती है। डायरेक्टर ने कमेंट्स देखे और तुरंत फैसला किया, इससे पहले कि व्यूअर्स बेकाबू हों और चैनल ब्लॉक हो जाए, क्यों ना इस स्टाफ मेंबर को ही बोलने दिया जाए। तो स्क्रीन्स को एडजस्ट करने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी घबराते हुए स्टेज पर आया। अपनी जॉब की वजह से ही उसने उस कप की सारी डिटेल्स बारीक से देखी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक बोला, व्यूअर्स, आपने अभी जो मिट्टी के रंग का कप देखा वो शायद नेशनल एडिशन का एक सेट है। इसे पहली बार 1952 में रिलीज किया गया था। अपनी स्पेशल टेक्निक और मास्टर डिजाइन की वजह से ये कलेक्टर्स की पहली पसंद है। उसने एक एक शब्द साफ करते हुए नाम लिया। इसे यानहुआंग पोर्सलिन कप कहते हैं। उसने फर्श पर पड़े टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए देखिए, इसके अंदर सोने के बारीक दाने हैं। वो रियल गोल्ड डस्ट है। ये कप देश के टॉप पोर्सलिन फैक्ट्री में हाथ से बनाया गया है। इसके अंदर एक हिडन ड्रैगन नेशनल लोगो भी है, जिसका मतलब है सादगी के अंदर बेशुमार दौलतों। जो लोग इसके बारे में जानते थे वो पागल हो गए। ये क्राफ्ट्समैनशिप वाकई नेशनल ट्रेजर के लेवल की थी। पर सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी था। स्टाफ मेंबर ने एस्टिमेट लगाया, ऐसे 3 कप्स का एक सेट मार्केट में 5 लाख का बिकता है। अब एक टूट गया है तो सीधा 80,000 का नुकसान हुआ है। जब सब बिंग बिंग के लिए फिक्रमंद थे तभी व्यूअर्स की नजर टेबल पे रखे दूसरे कप पर थी। उस कप पर बनी लाल ड्रैगन की नक्काशी यानहुआंग कप से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। जल्दी उस नए वाले के बारे में बताओ। वो भी मामूली नहीं लग रहा था। तभी कैमरा अचानक घूमा। स्क्रीन पर बिंग बिंग, जो कप को फुटपाथ का माल समझ रही थी, अब एक फूडी होस्ट बनकर पागलों की तरह खाना साफ कर रही थी। शेन यूचो हंसते हुए उसे चिकन सूप का एक बड़ा कटोरा दे रही थी। बिंग बिंग ने कटोरा उठाया और गटकने लगी। वो गाढ़ा सफेद सूप उसकी गर्दन से होता हुआ सीधे सीने तक बह रहा था। मेरे खुदा,
क्या ये वही खूबसूरत होस्ट बिंग बिंग है? सूप पीते हुए उसका ये अंदाज देखकर व्यूअर्स दंग रह गए और तभी कैमरा झटके से टेबल पर रखे दूसरे कप पर फोकस हुआ। वो एक सफेद सिरामिक कप था जिसके चारों तरफ एक लाल ड्रैगन लिपटा हुआ था, जो साफ बता रहा था कि ये कोई आम चीज नहीं है। अगले ही पल स्टाफ मेंबर की आवाज फिर से गूंजी, ये तो हॉन्ग हॉन्ग पोर्सलिन इंपीरियल कप होना चाहिए। ये एक महान मास्टर की आखिरी कृति थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उनमें से एक यहाँ है। लाइव स्ट्रीम में उबाल आ गया, इस कप की कीमत कितनी है? स्टाफ मेंबर ने ठंडी आ भरी और धीरे से बोला, किसी ने इसे खरीदने के लिए 3 लाख की ऑफर दी थी, पर किसी ने बेचा नहीं। 3 लाख सिर्फ एक कप के लिए। अब तो पूरा माहौल ही हिल गया। लेकिन जब वहां करोड़ों के कप्स पर हंगामा मचा था, मेरे घर का माहौल कुछ और ही था। पेट भरकर खाने के बाद शेन यूसु अचानक बोली, आज बड़ी अजीब बात हुई। हमारे प्रोजेक्ट में अचानक कई बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। वो रुकी और उसकी तेज नजरें मेरी तरफ मुड़ी। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि ये सारी कंपनीज हेंजो कैपिटल की सब्सिडरीज हैं। मेरा एप्पल का टुकड़ा गले में अटकते अटकते बचा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, पर ऊपर से मैंने टशन दिखाते हुए टांग पर टांग चढ़ाई और दिखाई से बोला, हेंजो कैपिटल वो तो मेरे एक दोस्त ने शुरू की थी। वो मेरा बहुत बड़ा फैन था, इसलिए उसने कंपनी का नाम मेरे नाम पर रखा। आज वो जहां भी है, मेरी गाइडेंस की वजह से है। ये बात तो मुझे खुद भी हजम नहीं हो रही थी। व्यूअर्स फिर से हंसने लगे और तभी बिंग बिंग ने अपना फोन निकाला और अचानक एक सवाल किया, तो फिर पियान्यांचा पे हेंचू कैपिटल का लीगल ओनर आपका नाम क्यों दिखा रहा है? ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। मेरा दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ा और जुबान से निकला, वो कंपनी मैंने ही उसे रजिस्टर करके दी थी। उसमें मेरा सिर्फ 1% शेयर है। अब जाकर शेन योचू को यकीन हुआ। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या वाकई तुम्हारे पास 1% शेयर है? लाइव स्ट्रीम में धमाका हो गया। जल्दी चेक करो हेंचू कैपिटल की मार्केट वैल्यू कितनी है। बाकी मर्द जब पत्नी घर पे ना हो तो शराब पीकर ऐश करते हैं, और मैं पागलों की तरह सब्जियां खरीद कर खाना बना रहा था ताकि बड़े काम चोरी छुपे कर सकूं। पर मैं ये भूल गया था कि घर में 380 कैमरास लगे हैं। वाइफ लाखों व्यूअर्स के साथ ऑनलाइन तमाशा देख रही थी। अगले ही पल एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, 3000 करोड़ से ज्यादा। ओह शिट, 1% का मतलब हुआ 30 करोड़। नहीं, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने नहीं, मार्केट वैल्यू और सेलिंग प्राइस अलग होती है। रियल कैलकुलेशन में ये कुछ करोड़ ही होंगे, पर कुछ करोड़ भी एक आम इंसान की पूरी जिंदगी के लिए काफी है। ये सिर्फ सीक्रेट मनी नहीं थी, ये तो एक छुपा हुआ अरबपति था। अब समझ आया कि यानहुआंग कप टूटने पर इसने पलक तक क्यों नहीं झपकाई। जब सबको लग रहा था कि मैं एक बिलियनर हूँ, शेन यूचू का भी सिर चकरा गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जोर से चिल्लाई, शेयर्स कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। तभी मैं उसके करीब खिसका और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, वो 1% शेयर्स मैंने दान कर दिए, उन्हीं सब्सिडियरी कंपनीज को जो इन्वेस्ट करने आई थी। ये एक जुमला किसी आसमानी बिजली जैसा था। सन्नाटा पसर गया। पास बैठी बिंगिंग का तो खून खौल उठा। उसे लगा जैसे वो अभी मर जाएगी। करोड़ों के शेयर्स ऐसे ही दान कर दिए। ये आदमी कितना बड़ा लुटाऊ है। शेन यूचू के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो करोड़ों रुपए थे। अगर मैं थोड़ा भी बचा लेता तो उनकी पूरी जिंदगी ऐश में कटती। पर दिक्कत ये थी कि वो शेयर्स शादी से पहले ही दान किए जा चुके थे। व्यूअर्स को अब सारा माजरा समझ आया। तभी तो एक फोन कॉल पर वो कंपनीज दुम हिलाती हुई इन्वेस्टमेंट करने दौड़ी चली आई। करोड़ों का फायदा मिला है तो काम क्यों नहीं करेंगे। पर जहां सब करोड़ों के जाने का गम बना रहे थे, शेन यूचू ने गहरी सांस ली। मैं गुस्सा नहीं हूँ, इतने पैसे होते तो मुझे फिक्र होती। उसने खुद को दिलासा दिया, अपनी मेहनत से पैसे कमाना ही ठीक है। जब सबको लगा कि मैं बस एक बेवकूफ हूँ, तभी बिंग बिंग ने उत्सुकता से पूछा, ये बिग ब्रदर, आपने उन्हें शेयर्स दिए, क्या उन्होंने बदले में आपको कुछ नहीं दिया? सबने अपने कान खड़े कर लिए। यहाँ तक कि बेफिक्र दिखने वाली शेन यूचू की भी सांसें थम गई। मैंने थोड़ा सोचा और फिर से हिलाया। दिया है, बहुत सारी चीजें दी। शराब वाला वो पीला कप शाओ वांग ने दिया था, किचन का चाकू शाओ जांग ने दिया था, और अचार का मटका शाओली ने दिया था। क्या सिर्फ ये कूड़ा कबड़? शेन यूचू झटके से खड़ी हो गई। करोड़ों के शेयर्स के बदले सिर्फ चाकू और कप। क्या वे ये हैंग को पागल समझकर लूट रहे थे? और मैं बेपरवाह होकर बोला, हाँ इतना कुछ दे दिया, काफी है। बिंग बिंग भी दंग थी। करोड़ों के शेयर्स के बदले किचन का सामान, ये क्या बकवास है? अगले ही पल शेन यूचू पागलों की तरह किचन में घुसी। जब वो एक चाकू और अचार का मटका लेकर बाहर आई तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह डेड हो चुके थे। ये वही चाकू था जिसे वो रोज इस्तेमाल करती थी, और ये वही मटका था जिसमें उसने अभी अचार डाला था। इसने सोचा था कि उसकी ये मामूली चीजें करोड़ों के बदले मिली हैं। कैमरा फौरन उन पर फोकस हुआ। चाकू गजब का तेज था और उसके हैंडल पर एक धुंधला सा स्टैम्प था, ये हैंग। और उस मटके की सतह भी एकदम चिकनी और चमकदार थी, उस पर भी एक छोटा सा स्टैम्प था। व्यूअर्स फिर भाग गए, कंफर्म हो गया। फुटपाथ के माल पर नाम लिखकर इसे थमा दिया। शाओ जांग और शाओली तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। कम से कम कप वाला शाओ वांग तो ईमानदार था। प्रोग्राम के एक्सपर्ट्स ने पास आकर गौर से देखा और सिर हिला दिया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये कहकर उसने माइक रखा और चला गया। जब सबको लगा कि ये वाकई कचरा है, तभी डायरेक्टर ने बैक स्टेज सिग्नल दिया, जिसे भी इनके असली बैकग्राउंड के बारे में पता है, स्टेज पर आओ, सैलरी 20% बढ़ा दी जाएगी। स्टाफ एक दूसरे की शक्ल देखने लगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई। मजबूरी में डायरेक्टर को खुद कमान संभालनी पड़ी और उसने एक एंटीक एक्सपर्ट से वीडियो कॉल कनेक्ट की। होस्ट यूयूए फिर से स्टेज पर आई। इस बार उसने अपनी गलती सुधार ली थी। व्यूअर्स, हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट देश के जाने माने एंटीक स्पेशलिस्ट हैं। उनकी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पहचान है। वीडियो कॉल कनेक्ट हुई। स्क्रीन पर एक बंद गले के सूट में बुजुर्ग आदमी दिखा। वो वांग यन थे, जिन्हें दुनिया वांग गोल्डन आई के नाम से जानती है। कहा जाता है कि उनकी नजर इतनी पारखी है कि बिना छुए ही असली नकली बता देते हैं। उनका एक डायलॉग, इसे संभाल कर रखो, ये तुम्हें 15 साल की जेल करा सकता है, पूरे इंटरनेट पर वायरल था। उन दिग्गज मास्टर वांग ने जैसे ही स्क्रीन पर रखे मटके को देखा, वे ऐसे सुन्न रह गए जैसे बिजली गिर गई हो। और फिर व्यूअर्स कुछ समझ पाते।
उससे पहले ही वांग जिन्यान अचानक चिल्ला उठा, ये चीज पक्का एक यान पिन डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। सबका चेहरा एक जैसा हो गया और लाइव स्ट्रीम में धमाका हो गया। ये क्या बकवास है? अब क्या सब्जी के मटके भी रियल और डुप्लीकेट होने लगे? मास्टर, जरा मेरा वाला मटका भी देख लो, कहीं ये भी डुप्लीकेट तो नहीं? जब सब हंसी मजाक कर रहे थे तो होस्ट यूरिया चिढ़ गए। वांग मास्टर, जरा डिटेल में समझाइए, प्रोग्राम वालों ने आपको मोटी रकम दी है, सिर्फ एक डुप्लीकेट शब्द कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकते। वांग जिन्यान ने एक ठंडी सांस ली और उसने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। मैंने इसे डुप्लीकेट इसलिए कहा क्योंकि ये मटका और चाकू मैं पहले देख चुका हूँ। फिर उसने आज का सबसे बड़ा राज खोला। असल में ये मटका और चाकू 1000 साल पहले रॉयल फैमिली मटकी का इस्तेमाल अचार डालने के लिए होता था, जिससे खाने का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता था। और चाकू उसे आउटर स्पेस मीटियोराइट आयरन से बनाया गया था, जिसकी धार बेमिसाल थी। वांग जिन्यान का एक एक शब्द पत्थर की लकीर जैसा था। मेरे गुरु कहते थे कि ये मटका और चाकू बरसों पहले कहीं खो गए थे। अगर वे आज भी इस दुनिया में होते तो इन दोनों की कीमत कम से कम 30 लाख होती। वांग जिन्यान ने धीरे से कहा, कम से कम 30 लाख। उसके गुरु देश के लेजेंडरी अप्रेजर थे, उनकी बात कभी गलत नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसने दावे के साथ इसे डुप्लीकेट कहा, क्योंकि असली चीजें तो कब की गायब हो चुकी हैं। ये इनके पास असली होना नामुमकिन था। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में आग लग गई। तो ये डुप्लीकेट है। मुझे पहले ही लगा था उसे 30 लाख की चीजें कौन गिफ्ट करेगा। ये इनकी किस्मत ही खराब। वांग जिन्यान ने तुरंत वीडियो कॉल काट दी और इधर मेरे घर पर बिंग बिंग अचानक जिद करने लगी कि उसे मेरा लिखा नॉवल देखना है। ये बिग ब्रदर, आप किस टाइप की कहानियां लिखते हैं? मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरा नॉवल ये लोगों के दिलों को हील ठीक करने के लिए है। और जैसे ही मैंने ये कहा, शिनयूचू के चेहरे पर उलझन आ गई। अभी मुझे तो याद नहीं कि वो कोई हीलिंग नॉवल था। फिर मैंने अपना राइटर डैशबोर्ड खोला। अगले ही पल सबके होश उड़ गए। ऑथर आईडी पर साफ साफ लिखा था, हेंग पूजी हेंग फेल हो गया। और चौंकाने वाली बात ये थी कि अपडेट रिकॉर्ड के मुताबिक मैंने सिर्फ 11 दिन लगातार काम किया था। तो ये गिजेजिंग कामचोर लेखक है। लाइव स्ट्रीम का माहौल फिर से हंसी मजाक वाला हो गया। पर किसी ने नहीं सोचा था कि इसी वक्त वेब अगले ही पल उसने बिना सोचे समझे रीडिंग ऐप खोला और हेंग पूजी सर्च किया। एक नॉवल सामने आया। सिर्फ 20,000 शब्दों में ही ये पब्लिश होने वाला था। पर हैरानी की बात यह थी कि इसके फॉलोअर्स की संख्या 5 लाख से ज्यादा थी। ये डेटा किसी बड़े गॉड लेवल ऑथर की नई बुक से भी ज्यादा खतरनाक था। तभी चंशी को अचानक ख्याल आया, शिट, ये तो वही गॉड बुक है जिसकी चर्चा गॉड ग्रुप में हो रही थी। उसके ऑथर ग्रुप में सिर्फ 8 लोग थे और वे सब करोड़ों कमाने वाले इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी, बिग शॉट्स थे। और मेरा लिखा हुआ नॉवल डेली हीलिंग टिप्स पिछले कुछ दिनों से उनकी बहस का सबसे बड़ा टॉपिक बना हुआ था। ये देखकर चंशी दंग रह गया। उसे पता था कि उस ग्रुप के सारे लेखक कितने घमंडी हैं। वे सब मिलकर एक नए राइटर की तारीफ कर रहे थे। ये तो हद से ज्यादा हो गया। पूरी क्यूरियोसिटी के साथ चंशी ने मेरा नॉवल पढ़ना शुरू किया। पहले वो उलझन में था, पर फिर पूरी तरह उसमें डूब गया। सिर्फ आधे घंटे में वो आखिरी चैप्टर तक पहुंच गया। इस किताब में तो कोई जादू है। पर तभी उसने लाइव स्ट्रीम पर वापस ध्यान दिया, जहां बिंग बिंग और शिनयूचू अभी भी पागलों की तरह चर्चा कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये नॉवल बहुत ही फनी है। मैं एक मुस्कान के साथ बोला, मुझे यही हीलिंग इफेक्ट तो चाहिए था। हालांकि जैसे ही हजारों व्यूअर्स नॉवल पढ़कर वापस आए, लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन फट गया। ये नॉवल वाकई कमाल है। इसके मजाक ने मेरा मूड ठीक कर दिया। पर अगला कमेंट बिल्कुल उलट था, मजाक। मुझे तो ये पढ़कर सिर्फ गम महसूस हो रहा है। कितनी गहरी उदासी है इसमें। इसे लिखने वाला कितना टूटा हुआ इंसान होगा। मुझे शक है कि हम सब एक ही किताब पढ़ रहे हैं। एक पल में पूरी लाइव स्ट्रीम 2 हिस्सों में बट गई। अगले ही पल व्यूअर्स ने एक अजीब मंजर देखा। कोई नॉवल पढ़कर हंसी से पागल हो रहा था, कोई रो रहा था और कोई कह रहा था कि ये नॉवल नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव, ह्यूमन नेचर का पोस्टमार्टम है। तभी ट्रिंग 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 मेरा राइटर डैशबोर्ड नोटिफिकेशन से भर गया। मंथली वोट्स प्लस 10086, रिवॉर्ड्स प्लस 10,000, फॉलोअर्स अचानक 5 लाख बढ़ गए। मैं तो सुनने रह गया, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरा छोटा अकाउंट था, ये सब लोग आए कहां से? और मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मेरे बगल में बैठी बिंग बिंग और शिनयूचू मुझे चुपके से रिवॉर्ड भेज रही थी। बिंग बिंग ने 100 रुपए भेजे कप के हर्जाने के तौर पर, जबकि शिनयूचू ने 1400 रुपए का रिवॉर्ड दिया। क्योंकि क्यूशी वैलेंटाइन आने वाला था, तो टैक्स कटने के बाद मेरे हाथ में ठीक 500। सबसे बड़ा धाका तो अभी बाकी था। लाइव स्ट्रीम में न सिर्फ चेंसी जैसे दिग्गज लेखक तोहफे बसा रहे थे, बल्कि रीडर्स को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। ये लिखने का अंदाज जाना पहचाना लग रहा है। अगले ही पल एक कमेंट ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। भाइयों, क्या आपने आई केम फ्रॉम हेल वो कॉन्ग इंजन लाई पढ़ी है? ये नाम आते ही नॉवल फोरम्स में आग लग गई। वो कुछ साल पहले की एक लेजेंडरी मास्टरपीस थी। उसका लेखक यूए शैन रातों रात गायब हो गया था। तभी किसी ने डरते हुए नोटिस किया, मेरी लिखावट और यूए शैन की स्टाइल 80% मैच कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये हैंग ही यूए शैन है, वो लेजेंडरी लेखक जो सालों पहले गायब हो गया था? पूरे इंटरनेट पर यह अफवाह फैल गई। किसी ने लाइव स्ट्रीम का लिंक सीधा रीडर्स ग्रुप में फेंक दिया। अगले ही पल अनगिनत पुराने फैंस लाइव स्ट्रीम में उमड़ पड़े। जब उन्होंने मेरा जवान और हैंडसम चेहरा देखा तो सबके होश उड़ गए। ऐसी महान कहानी लिखने वाला सिर्फ 20 साल का लड़का है। अगर वो वाकई यूएशन है तो ये आदमी कितना बड़ा जीनियस है। जरा सोचिए, जब वो लेजेंडरी बुक आई थी तब ये हैंग की उम्र मुश्किल से 6 साल रही होगी। एक 20 साल से कम उम्र का लड़का इंसानियत को इतने गहरे तरीके से कैसे समझ सकता है? ये तो चमत्कार है। किसी ने तुरंत विरोध किया, नामुमकिन। एक जवान लड़का इतनी गहराई नहीं लिख सकता। ये पक्का कोई 3040 साल का आदमी होगा। पर किसी ने फौरन जवाब दिया, वेब नॉवल वर्ल्ड में 18 साल के गॉड्स की कमी है क्या? टैलेंट किसी नियम को नहीं मानता। तभी एक समझदार आवाज गूंजी, चाहे वो यूएशन हो या ना हो,
उसे परेशान मत करो, वरना हम शायद एक और अच्छी कहानी खो देंगे। ये सुनते ही उत्तेजित रीडर्स शांत हो गए। उन्होंने अपनी छानबीन करने की इच्छा को काबू में किया और बस खामोशी से लाइव स्ट्रीम देखने लगे। इधर सोसाइटी के गेट पर बिंग बिंग मुस्कुराते हुए हमसे विदा ले रही थी। आज उसने न सिर्फ अपना टास्क पूरा किया बल्कि नेशनल फीस्ट का स्वाद भी चखा। बस एक छोटी सी बात हुई कि वो कप टूट गया और उसने 100 रुपए का रिवॉर्ड भेजकर उसकी भरपाई कर दी थी। बिंग बिंग को भेजने के बाद मैं और शेन यूचू सोसाइटी में टहलने लगे। तभी शेन यूचू अचानक बोली, अभी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे बिजली गिरी। मैंने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। वाइफ, कुछ छोटे छोटे सीक्रेट्स की अपनी वजह होती है। अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं बता सकता हूँ। पर शेन यूचू ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। उसे लगा कि जब तक ये हैंग उसे प्यार करता है बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। हालांकि हमें ये नहीं पता था कि इस वक्त लाइव स्ट्रीम पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। क्योंकि मेन कैरेक्टर्स हम स्क्रीन पर नहीं थे तो बोर्ड व्यूअर्स ने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। कुछ लोग तो आपस में भिड़ गए और गाली गलौज पर उतर आए। डायरेक्टर तो रोने वाला हो गया, यूं है जल्दी से आज विज्ञापन चलाओ। अगले ही पल होस्ट यूं है की सुरीली आवाज गूंजी, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुझे। मिक्सचर आइसक्रीम एंड टी। ये देखते ही स्क्रीन के सामने बैठे व्यूअर्स हंस पड़े। फिर से मुझे मिक्सचर पिलाने का चक्कर। होस्ट, आप बहुत चालाक हो। लाइव स्ट्रीम का टॉपिक पूरी तरह भटक गया। बैक स्टेज पर ये कमेंट्स देखकर हैरान थी, ये व्यूअर्स भी कितने कमाल के हैं। तभी मैं और शेन यूचू टहलकर घर वापस आए और लाइव स्ट्रीम का सिग्नल कट गया। बोर हुए व्यूअर्स जाने लगे और कुछ लोगों ने मेरा नॉवेल पढ़ना शुरू किया और पूरी तरह उसमें खो गए। रात के 8 बजे